नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। उत्तर प्रदेश में चुनाव के ऐलान से पहले ही जबरदस्त मुकाबले की तस्वीर बनने लगी है। भाजपा को फिर से सत्ता दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के बार बार चक्कर लगाने लगे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी फिर पूर्वांचल के दौरे पर थे और यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इलाके यानी कि गोरखपुर में एम्स और खाद कारखाने के उद्घाटन के साथ ही करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण प्रधानमंत्री ने किया। इस दौरान उन्होंने फिर डबल इंजन वाली सरकार का जिक्र करते हुए अपनी पीठ थपथपाई कि कैसे उनके नेतृत्व में देश और प्रदेश में विकास के काम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भले अपने कामों का गुणगान करते रहें, लेकिन गरीबी, महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, रोजगार, इन सब में उत्तर प्रदेश की हालत क्या है ये आंकड़े बता ही देते हैं। और लोकतंत्र में डबल इंजन की सरकार जैसे जुमले भी उपयुक्त नहीं लगते हैं। हम जानते हैं कि देश की संघीय शासन प्रणाली में केंद्र और राज्य दोनों जगह जनता द्वारा निर्वाचित सरकारें होती हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र अलग अलग होते हैं और कई मामलों में केंद्र को ही राज्यों की मदद की जिम्मेदारी दी गई है। इसीलिए केंद्र और राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें रहने के बावजूद केंद्र का यह दायित्व है कि वो राज्य सरकारों की मदद करे, उनकी समस्याओं का समाधान अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर करे। ऐसे में डबल इंजन की सरकार यानी केंद्र और राज्य दोनों जगहों पर एक ही दल की सरकार होने का फायदा गिनाना सही नहीं है। कम से कम प्रधानमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, केवल भाजपा के नहीं हैं। लेकिन अफसोस है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनेक अवसरों पर पार्टी से ऊपर नहीं उठ पाते हैं और खासकर चुनाव के वक्त वो संवैधानिक भूमिका से अधिक राजनीतिक भूमिका निभाते हुए दिखते हैं। और गोरखपुर में भी आज नरेंद्र मोदी ने भाजपा नेता की तरह ही भाषण दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश में भाजपा को इस बार अपनी राह आसान नहीं लग रही है। समाजवादी पार्टी से भाजपा को कड़ी टक्कर मिल रही है। अखिलेश यादव की सभाओं में उमड़ती भीड़ से भाजपा नेताओं को परेशानी हो गई है और उनका परेशान होना स्वाभाविक भी है। इसीलिए पहले मुख्यमंत्री योगी ने अब्बाजान और अखिलेश अली जिन्ना जैसे बयान दिए और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में समाजवादी पार्टी का नाम लिए बिना पार्टी की खास पहचान लाल टोपी का जिक्र करते हुए कहा है कि लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट हैं, यानी खतरे की घंटी हैं। मोदी जी ने लाल टोपी का जिक्र सत्ता, माफिया, भ्रष्टाचार और आतंकवाद से जोड़ते हुए जनता को यह समझाना चाहा कि अगर समाजवादी पार्टी का शासन आ गया तो फिर प्रदेश के लिए खतरा होगा। हालांकि जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर में लाल टोपी के खतरे गिना रहे थे, उसी वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी मेरठ में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी और रालोद की संयुक्त रैली कर रहे थे और इस रैली को परिवर्तन रैली नाम दिया गया। इस रैली के लिए अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक ही हेलीकॉप्टर से पहुंचे और रैली में जुटी भारी भीड़ ने यह जाहिर कर दिया, यह बता दिया कि इस बार उत्तर प्रदेश का मुकाबला काफी रोचक होने वाला है और समाजवादी पार्टी और रालोद चुनाव में साथी अब बन गए हैं और इसका भी फायदा इन्हें मिलने वाला है। हालांकि सीटों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन इस गठबंधन में खटपट की जो खबरें चल रही थीं, उन्हें विराम देने के लिए दोनों नेताओं को एक साथ एक मंच पर आना जरूरी था। इसलिए शायद वो दोनों नेता एक साथ पहुंचे हैं। आप याद कीजिए, पिछली बार यानी कुछ दिन पहले जयंत चौधरी ने प्रियंका गांधी के साथ चार्टर प्लेन की सवारी की थी तो कई तरह के कयास लगने शुरू हो गए थे। हालांकि तब भी यह स्पष्ट किया गया था, साफ किया गया था कि यह महज शिष्टाचार भेंट थी और उस भेंट के बाद दोनों साथ साथ लखनऊ से दिल्ली आए थे, यानी कि प्रियंका गांधी और जयंत चौधरी। अब अखिलेश के साथ हेलीकॉप्टर की सवारी करके जयंत चौधरी ने यह तो बतला ही दिया है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव वो समाजवादी पार्टी के साथ ही लड़ेंगे। अखिलेश ने मेरठ में कहा है कि भाजपा का सूरज पश्चिम में डूब जाएगा। इसके क्या मायने निकाले जाएं और क्या लाल टोपी से अब भाजपा और मोदी जी को डर लगने लगा है? आइए इन्हीं सवालों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए चार खास हमारे साथी वरिष्ठ साथी जो हैं मौजूद हैं। आइए सबसे परिचय करवाऊं। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर अमिता नीरव जी जुड़ी हुई हैं। अमिता जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे देहरादून से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथी दिनेश जुयाल जी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राहुल लाल जी, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं
अमलेंदु उपाध्याय जी। आप चारों का स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं आप तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप सबका जो इस कार्यक्रम में अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। और जैसा आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में आप भी हिस्सेदार बनते हैं, और हिस्सेदार इस ढंग से कि कमेंट बॉक्स में जाइए, अपनी बातों को मुद्दे से रिलेटेड, जिस मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं उससे रिलेटेड अपनी बातों को रखिए, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी बातों को भी हम देश दुनिया तक पहुंचा पाएं और आपकी बातों पर भी चर्चा कर पाएं। तो जरूर आप अपनी बातों को लिखिए कमेंट बॉक्स में और जुड़िए हमारे साथ। और एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूं आप सब दोस्तों का, साथियों का, शुभचिंतकों का। आगे बढ़े उससे पहले, लाल टोपी से किसे खतरा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनकी पार्टी को, या उत्तर प्रदेश की जनता को? आइए प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं उसे सुन लेते हैं। आज गोरखपुर में थे। जी हां, वही गोरखपुर जो गृह जिला कह सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और एक जमाने में, आप वो बार बार मैं अपने कार्यक्रम में बोल चुका हूं, एक जमाने में कहा जाता था, एक नारा जो है वो बहुत प्रचलित था कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। और उसी गोरखपुर में और पूर्वांचल में बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों जा रहे हैं? और दूसरी तरफ आज पश्चिमांचल में, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव थे तो उन्होंने क्यों कहा कि पश्चिम में तो बीजेपी का सूरज डूब जाएगा? ऐसे भी सूरज पश्चिम में ही डूबता है, लेकिन क्या बीजेपी का सूरज जो पिछली दफा पूरब से उगा था, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश से जो उगा था, वो क्या उग पाएगा? यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आइए सुनते हैं। कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है, उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। साथियों, यूपी ये लाल टोपी वाले रेड अलर्ट हैं, रेड अलर्ट यानी खतरे की घंटी हैं। अपने अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हुए यहां नजर आ रहे हैं। सबसे पहले दिनेश जुयाल जी, आपके पास ही आना चाहूंगा, क्या कुछ कहेंगे इस खतरे की घंटी किसके लिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, भाजपा के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, किसके लिए? आखिर क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसे किस रूप में देखा जाए? हालांकि हम तो लिख रहे हैं कि लाल टोपी से क्यों डर रहे हैं मोदी। राजीव जी, तब जैसे चुनाव नजदीक आएंगे तो ये सब इस तरह के आक्रमण, इस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल और बढ़ेगा। और ये जो शब्दावली है ये बयान करती है कि आप अपने अपोजिशन को कहां देख रहे हैं, किस लेवल पे देख रहे हैं। मोदी जी ने ये स्वीकार किया है कि लाल टोपी यानी समाजवादी पार्टी एक बड़ा चैलेंज है इस समय। उन्होंने उसको चैलेंज के तौर पर स्वीकार किया है इस भाषण में, और उन्हें लग रहा है कि एक लाल खतरा एक उनकी तरफ बढ़ रहा है। तो एक तरह से उनकी एक स्वीकारोक्ति है कि लाल झंडे को या लाल टोपी को उन्होंने अपने लिए शिनाख्त कर लिए कि भी ये खतरा है बड़ा हमारे सामने, इससे निपटना है। और अब अखिलेश जी ने जिस तरह कहा है दफ्तुआ में, मेरठ में, वो भी उन्होंने बढ़िया ढंग से बाबा को निशाना बनाया। ये बाबा हैं, अब बछड़ों की सेवा करने के लिए हम पूरा उनको आराम देने वाले हैं कि पूरे गाय बछिया की सेवा करें। और जिस तरह से फायर ब्रांड अपने आप को कहते हैं, उनमें फायर निकाल करके उनको उनकी ब्रांडिंग की वो अपनी जगह है। तो ये डेफिनेटली जो मोदी जी का जो भाषण है, कमोबेश उनके भाषण का एक सेट पैटर्न है। पहले वो लोकल जहां पे है वहां की जनता की भाषा बोली बोलते हैं, उसके बाद वो उनका एक विज्ञापनी भाषण होता है जिसमें सरकार की उपलब्धियां होती हैं, और उस विज्ञापनी भाषण के अंत में फिर वो एक लोकल कनेक्ट बनाते हैं। तो ये उनके भाषण का स्ट्रक्चर होता है।
और उस स्ट्रक्चर में बीच में जब वो जो ऑडियंस कनेक्ट जिसको पैथोस कहते हैं, वहां के उसके लिए वो उस एलिमेंट को बनाने के लिए वो ऐसी चीजें उठाते हैं कि जो विपक्ष की कमजोर नब्ज है। समाजवादी पार्टी के दौर में कुछ चीजें थी जो जिससे लोगों को परेशानी हुई, तो फट से उनको उठाकर तो उसको और विस्तारित ढंग से प्रस्तुत करके, कलाकारी तो है ही, भाषण में तो मोदी जी के मुकाबले आज के देश में कोई बोलने वाला है नहीं जिस तरह वो करेक्ट करते हैं। तो उस भाषण में ये स्वीकारोक्ति है कि समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने एक तगड़ा विपक्ष, तगड़ा कंपटीटर माना है उत्तर प्रदेश में, और ये स्वीकार किया है कि इस बार जो है वो मुख्य मुकाबला उनका अखिलेश की पार्टी से है। जी राजीव जी, मुकाबला अखिलेश की पार्टी से है, ये तो साफ समझ में आ रहा है। इसलिए भी साफ समझ में आ रहा है क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि खासकर अखिलेश यादव का नाम लें या ना लें, लेकिन लाल टोपी की बात जब कर रहे हैं बार बार, या अब्बा जान, अखिलेश अली जिन्ना, ये तमाम जो शब्द हैं ये गढ़ रहे हैं, ये बता रहे हैं कि और जब आप पीछे जाते हैं 5 साल पहले या पिछली सरकार ने ऐसा किया, विकास के पहिए की बात, कुछ और बात, जिस प्रकार जो बातें हो रही हैं ये, और अगर 92 की बात करें उस समय की, और राम मंदिर की बात आती है तब भी, ये तमाम बातों में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को घेरने की जुगत में इस वक्त बीजेपी लगी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बढ़े आगे और इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, और राहुल लाल जी आपके पास आना चाहूंगा। समझना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई बार होता क्या है कि सेल्फ गोल लोग अपने ही उसमें गोल दाग देते हैं, ले लेते हैं, और यहां कई बार जिस ढंग की बातें बीजेपी इस वक्त कर रही है, खासकर चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो, ये उत्तर प्रदेश में जाकर के हमने 5 साल क्या किया, क्या कुछ किया, कहां लेकर के गए 5 साल में उत्तर प्रदेश को, इसका जिक्र न करके एक डराने वाले अंदाज में भाषण देते हैं। माफिया, मच्छर, गुंडागर्दी, आतंकवाद हुआ, लाल टोपी, आतंकियों को रिहा करवाएंगे, आतंकियों को जेल से छुड़वाएंगे, आतंकी राज हो जाएगा। ये जो आतंक दिखाने की कोशिश जो है, ये कहीं सेल्फ गोल की तरह ना हो जाए, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए राजीव जी, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो तो बिल्कुल सेल्फ गोल कर ही रहे हैं। जुयाल जी सही कह रहे हैं कि उन्होंने खतरे की घंटी खुद ही मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर खतरे के लिए कोई घंटी है तो वो खतरे को, वो जनता के लिए खतरा नहीं है। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी अगर खतरा है तो वो बीजेपी के लिए खतरा है। और वो लगातार जो आप सर्वे दिखा रहे हैं या फिर हम लोग और जो जितने भी सर्वे हो रहे हैं, जो जमीनी स्थितियां आ रही है, उन सबों में यही चीजें नजर आ रही हैं। अगर हम लोग देख रहे हैं कि जो निजी, जो प्राइवेट चैनल है, उनके भी सर्वे में आप देख लीजिए कि समाजवादी पार्टी को जहां एक चैनल पहले 22% पे दिखा रहा था, अब वो भी उसको 32-33% पे 2-3 महीने में दिखा रहा है, जबकि बीजेपी को लगे हुए वो 40%, 41% पे फिक्स करके रखा हुआ है। तो अगर हम लोग जिस तरह से वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, और हम लोग जानते हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी को किस तरह से वो लोग रोक के रखते हैं, वो आंकड़ा भी कैसे फर्जी सा होता है। तो जमीनी स्थितियां, जो बीजेपी का जो आंतरिक सर्वे है, वो तो ये कह रहा है कि 100 सीटें भी बड़ी मुश्किल है इनके लिए, तो 100 सीट पहुंचना भी मुश्किल है। अलग अलग जो इन्होंने अपने ढंग से सर्वे करा है वो कह रहे हैं। और हर जगह बढ़त में कौन नजर आ रहा है, तो बढ़त में समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। तो इसलिए खतरे की घंटी उनके लिए कोई और नहीं है, समाजवादी पार्टी ही है। समाजवादी पार्टी ने कहीं न कहीं, चाहे वो पूर्वांचल का क्षेत्र हो, चाहे वो पश्चिम का क्षेत्र हो, दोनों तरफ काफी मजबूत बढ़त बनाई है। आज ही अगर मैं दोनों रैलियों का लाइव टेलीकास्ट में बहुत ध्यान से देख रहा था। आप देखिए, अगर आप मेरठ में देखेंगे तो जनता में एक कनेक्ट होने, देखिए प्रधानमंत्री जी कनेक्ट होने वाला पूरा भाषण देते हैं, लेकिन आप अगर देखेंगे गोरखपुर के रैली में, तो वहां पर जनता की तरफ से कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा था। वही तरीका था जो लगातार जो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के लिए आयोजित प्रायोजित भीड़ जुटाई जाती है, बिल्कुल वही तरीके थे। वही सरकारी संसाधनों का पुनः दुरुपयोग का मामला था। तमाम तरह के मनरेगा के मजदूर, दूसरे अलग अलग जो लाभार्थी हैं, आवास के लाभार्थी, दूसरे लाभार्थी, उन सबों को बुलाया जा रही है। बजाते जो सरकारी पत्र है उसमें सीधे सीधे उसका उल्लेख है, कोई इसमें कोई छुपा हुआ चीज भी नहीं है। तो जो हम लोग देखते थे, जब प्रधानमंत्री भाषण देते थे पहले, और सामने से जनता जिस तरह से आक्रामक होकर मोदी का रिस्पॉन्स करती थी, उस तरह का कोई रिस्पॉन्स वहां पे नहीं था। लेकिन अब आप आ जाइए दूसरे तरफ मेरठ में आप देखिए कि जनता बिल्कुल जो है कि वो कितनी एग्रेसिव है वहां पे अखिलेश के लिए। वो जो पूरा का पूरा गठबंधन बना है,
अब वो दोनों गठबंधन के लिए जनता काफी जो है कि एक तरह से उसमें उत्साह उमंग नजर आ रहा है। वो उत्साह उमंग जो कि प्रधानमंत्री के रैली में हम लोगों को प्राय नजर आता था, वो अब शिफ्ट हो चुका है। तो कहीं न कहीं जमीन पे बहुत कुछ शिफ्ट होते हुए नजर आ रहा है। जो आप सेल्फ गोल की बात आप कर रहे हैं, देखिए क्यों हो रहा है सेल्फ गोल। सेल्फ गोल होने के कारण है, मुझे उत्तर प्रदेश के किस स्थिति को गिनती कराएंगे। अगर उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय को देखें हम लोग, तो यह है $1000 प्रति व्यक्ति आय वार्षिक है उत्तर प्रदेश की आय। जिस पाकिस्तान के बिना भारतीय जनता पार्टी का मन नहीं भरता, पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय है इस समय $1547। तो पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय 1547, उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1000। दूसरा, आज हम लोग जिस देश के साथ स्वर्ण जयंती समारोह मना रहे हैं, बांग्लादेश, बांग्लादेश का प्रति व्यक्ति आय $2222 प्रति वार्षिक, जो कि भारत का प्रति व्यक्ति आय है $1947। तो भारत से भी ऊपर बांग्लादेश है और यूपी से भी काफी कम हालत में, यूपी से भी काफी ऊपर पाकिस्तान है। तो ऐसे स्थिति में वो किस उपलब्धि की गिनती कराएंगे? गिनाने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। डबल इंजन का जो पूरा कॉन्सेप्ट था, वो पूरा कॉन्सेप्ट उत्तर प्रदेश में आके वो सांसें तोड़ रहा है डबल इंजन का कॉन्सेप्ट। इसलिए कि देखिए, इस समय पहले बहुत सारे लोग मानते थे कि केंद्र और राज्य में जब एक ही सरकार होते तो केंद्र सरकार अपने प्रदेश वाले सरकारों को गलत तरीके से ही सही लेकिन ज्यादा अनुदान दे देती है और इससे उस सरकार का विकास ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन बीजेपी राज में उल्टी स्थिति हो गई राजीव जी। यहां पे हम लोगों ने देखा कि जहां पे विरोधी दलों की सरकार थी, वो तो लड़ झगड़ के भी एक तरह से जो कंपनसेशन था, जीएसटी कंपनसेशन, वो ले लेते हैं। लेकिन जो जीएसटी का रिफंड एक तरह से जो बीजेपी के खुद के शासित राज्य है, वो नहीं बोल पाते पब्लिकली, तो उनको नहीं मिल पाता है। तो स्थिति यह है कि जहां पे अभी बीजेपी की सरकार है, वो लोग अब जब रिकॉर्ड कहते हैं कि भाई विपक्ष वाले ले रहे हैं, उनको पैसे मिल जा रहे हैं, हम लोगों को नहीं मिलते, क्योंकि वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए डबल इंजन का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से फेल हो चुका है। सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करके भले ही प्रधानमंत्री रैली में भीड़ जुटा रहे हैं, लेकिन उस रैली में वो उत्साह कहां से लाएंगे जो अखिलेश के रैली में हम लोगों को यहां पे नजर आ रही है। आप समझ के देखिए, इन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस भी बनाया, यहां पे किसानों के तमाम मांगों को ये ले भी रहे हैं। आज भी देखिए, उन्होंने किसान संगठनों को प्रस्ताव फिर से भेजा है कि हम आपकी इस मांग को भी मान ले रहे हैं, हम आपकी इस मांग को भी मान ले रहे हैं। लेकिन इतना जो लंबा आंदोलन चला और जनता के बीच में देखिए, तो किसानों का मुद्दा पश्चिम में अगर हम लोग बातचीत करें तो एक तरह से जयंत की स्थिति जो इतनी मजबूत स्थिति बनी और किसान आंदोलन ने उनकी स्थिति को मजबूत बनाया है। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के बाद जो विभाजन की स्थितियां थी, वो विभाजन की स्थितियां खत्म हो गई है। अब तो हर हर महादेव और अल्लाह अकबर अल्लाह के नारे बिल्कुल मजबूती के साथ पश्चिमी यूपी में लग रहे हैं। तो जो ये स्थितियां बनी हुई है कि जहां पे आपका जाति समीकरण भी बिगड़ रहा है, आप एक तरह से पोलराइजेशन की परिस्थितियों को भी आप नहीं ला पा रहे हैं, तो ये एक स्थिति है और इस स्थिति में फंस के कहीं न कहीं प्रधानमंत्री सेल्फ गोल कर रहे हैं। सेल्फ गोल कर रहे हैं और बहुत ही विस्तार से और बहुत अच्छे ढंग से आपने समझाया तमाम जो सिनारियो है उत्तर प्रदेश का। अमिता नीरव जी, क्या 2014 से लेकर के 2021 और 21 बीतने वाला है, लगभग 8 साल का ये वक्त, साढ़े सात साल तो हो ही गए, 8 साल का जो वक्त है, 8वां साल चल रहा है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे अगर देखें राजनीतिक जो केंद्र की राजनीति में जो उनका करियर है और जो उभार था, क्या आपको लगता है कि अब वो डाउनवर्ड जा रहा है? क्या आपको लगता है कि जिस मैनेजमेंट के जरिए वो दलबल के साथ, बड़े दमखम के साथ 56 इंची सीना कह करके जो आए थे, अब धीरे धीरे, क्योंकि उनके भाषणों में, आज के भाषण को भी अगर सुनिए जो गोरखपुर में उन्होंने दिया है, उस भाषण में भी, जिसका थोड़ा सा एक छोटा सा अंश हम दिखा भी रहे थे, उन भाषणों में भी वो दमखम अब दिखाई नहीं दे रहा है। और कहीं ना कहीं अब, क्योंकि ऐसा इतना ही नहीं है, 2017 से देखिए तो कितने राज्यों के चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी ने हारे। ये तो आखिर ये जो चुनाव हारे हैं या आने वाले समय में भी, जैसे खासकर पश्चिम बंगाल का आप देख लीजिए कि जहां दीदी और दीदी का नारा इनके लिए बैकफायर कर गया। इसी ढंग से आप उधर जाइए, अगर दक्षिण में, वहां भी इनकी अच्छी हालत नहीं है। बिहार में किसी तरह सरकार बन गई, हरियाणा में किसी तरह सरकार बन गई, लेकिन झारखंड में इनकी सरकार चली गई। मध्य प्रदेश में, जिस मध्य प्रदेश में आप हैं, उस मध्य प्रदेश में सरकार इनकी चली गई थी, लेकिन इन किन प्रकार सरकार ले आए, छीन ली सरकार। कर्नाटक में सरकार चली गई थी, वहां भी छीन करके सरकार बनाई। तो
ओवरऑल जो मैनेजमेंट के कहलाते थे, एक तरफ नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ अमित शाह, और उनके साथी उस जमाने में होते थे प्रशांत किशोर, आप याद कीजिए। लेकिन अब क्या लगता है कि ये एक दूसरी दिशा में, भटकती हुई दिशा में बीजेपी यहां दिखाई दे रही है। बीजेपी जो है अपने उतार पर है, क्या लगता है? और खासकर जब हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उनकी टीम को, मुख्यमंत्री, उनकी टीम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी देखें, हाव भाव को देखिए, रंग ढंग को देखिए, बोलने के ढंग को देखिए, तो वहां कहीं ना कहीं उस जो एक कॉन्फिडेंस था, उस कॉन्फिडेंस की कमी मुझे तो कमी नजर आती है। आप क्या कहेंगी? पॉलिटिक्स को बहुत नजदीक से आप देखती हैं, एनालिसिस करती हैं, इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। देखिए राजीव जी, पहली बात तो ये है कि जब तक यूपी के चुनाव का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक हम ये नहीं कह सकते कि भाजपा के दिन चले गए या उतार पर है। लेकिन जिस तरह से यूपी चुनाव के कैंपेन को शुरू करने से पहले प्रधानमंत्री ने एकाएक बिना किसी भूमिका के किसान कानून जो है, वो जो 3 के कानून है, उनको वापस लेने की घोषणा की, जिस चौंकाने वाले अंदाज में। हालांकि वो जो उनका अंदाज था, वो हमेशा वो उसी तरह से काम करते हैं, उन्हें लगता है कि ये मतलब उनकी पहचान का हिस्सा है। मगर बाद में जब समझ आती है चीजें कि नहीं, आपने तो मंत्रिमंडल के अपने सहयोगियों से चर्चा किए बिना कोई चीज आप डिक्लेयर कर देते हैं, किसी भी चीज की घोषणा कर देते हैं। जैसे कानून वो लाए थे, अध्यादेश थे, उसी तरह से कानून उन्होंने एकाएक वापस ले लिए। तो जब कोई आंदोलन, मतलब आंदोलन चल रहा था, लेकिन आंदोलन की तरफ लोगों का ध्यान नहीं था। कितने सारे किसान जो है उस दौरान मर चुके हैं, मतलब बीमारी में या मतलब प्रतिरोध करते हुए किसी तरह से कितने सारे किसानों की वहां मौत हो चुकी है। जब आंदोलन अपने उरूज पर था, उस दौरान प्रधानमंत्री ने उसकी बात करने की कोशिश जरूर की, लेकिन वो दोनों पक्ष अपनी अपनी चीजों पर अड़े रहे। लेकिन अचानक से प्रधानमंत्री आकर एक सुबह ये कहते हैं कि नहीं, हम तो अपनी चीजें समझा नहीं पाए और हमारी तपस्या में कमी थी, और इसलिए हम अभी अपने किसान कानून जो है वो वापस ले गए हैं। तो जो साल भर का जो पूरा की पूरा मूवमेंट था, जो किसान आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के दौरान जब वो शिखर पर था, जब प्रतिरोध बहुत ज्यादा था, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से किसान जाकर जुट रहे थे, उस दौरान किसी को नहीं लगा, प्रधानमंत्री को नहीं लगा कि इस वक्त हमको इस विषय पर बात करने की जरूरत है। लेकिन इन चुनाव की जो कैंपेन है उसको शुरू करने से एक दिन पहले प्रधानमंत्री ये घोषणा करते हैं, तो इसका ये मतलब सीधे सीधे लगता है आपको, मतलब जाना भी चाहिए कि किसी न किसी वजह से ये लगने लगा है बीजेपी को भी कि अब वो मैनेजमेंट का चीजें जो है वो जीत नहीं पाएंगे। मतलब यूपी के चुनाव में जिस तरह से अखिलेश की जो रैलीज हो रही है, जो भी रैली हो रही है, उनकी जो रैलियां हो रही है, उसमें जो भीड़ दिखाई दे रही है, वो जो भीड़ एक तरह से बीजेपी को आक्रांत कर रही है। मतलब उनको लग रहा है कि कुछ चीजें जो हमारे हाथ से फिसल रही है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक चीज और है, वो ये है कि प्रधानमंत्री जो है वो बहुत ओवरडू कर रहे हैं अब। मतलब इतनी जगह इस तरह से वो उनके जो पूरी भावभंगिमा है, उनके जो भाषण का तरीका है, वो बहुत मोनोटोनस हो गया है। लोगों को समझ में आता है कि इसके बाद ये क्या कहेंगे, इसके बाद क्या कहेंगे। तो ये सारी चीजें मिला जुला कर ये एक पिक्चर तो सामने रखती है कि चुनाव जीते या हारे, जो भी रहेगा, मगर कहीं ना कहीं बीजेपी को अभी ये लग रहा है कि मुकाबला बहुत कड़ा है। जिस आसानी से वो जीतने की उम्मीद करते रहे, पिछला चुनाव जिस आसानी से वो जीत गए यूपी का, अब उनके लिए राह उतनी आसान नहीं है। राजीव जी जी बिल्कुल। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपने भाषणों और बाकी तमाम जितने भी क्रियाकलाप और खासकर चुनावी मंचों से जो भाषण देते रहे हैं, उस पे वो एक्सपोज हो चुके हैं? उनके भाषण, उनकी जो कला है वो वही हमेशा से चली आ रही है, वही अंदाज, वही जुमले। और एक बात और, जुमला का जहां यहां शब्द मैं इस्तेमाल किया हूं तो बार बार, और ये भी चारों तरफ ये बातें होती हैं कि आज बोल के जा रहे हैं, कल को हो सकता है कोई और उनकी टीम से आएगा और कहेगा कि ये तो जुमला था जी।
जैसे 2 करोड़ नौकरी से लेकर 15 लाख रुपए तक की बातें जो होती हैं। और उसी उत्तर प्रदेश में 15 लाख रुपए तो भूल भी जाइए, 35 रुपए में पेट्रोल डीजल की कीमत को भूल भी जाइए, लेकिन इतना तो है कि जो बेरोजगारों की नौकरी, और वो जब नौकरी मांगने जाते हैं तो उनके ऊपर जो लाठियां बरसाई जा रही हैं, ये भी क्या वो जुमले में से आता है? यह भी एक बड़ा सवाल है। लाल टोपी से आखिर क्यों डर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? और दूसरी बात यह कि क्या सचमुच एक्सपोज हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? अमलेंदु उपाध्याय जी क्या कहेंगे? देखिए राजीव जी, प्रधानमंत्री असल में स्वयं ही जो है वो एक्सपोज हो रहे हैं, वो कर नहीं रहा है। और जाहिर सी बात है कि यह छद्म आवरण जो है वो लंबे समय तक चल भी नहीं सकता है। और 7-7.5 साल से ज्यादा होने जा रहा है, 8वां साल पूरा होने जा रहा है प्रधानमंत्री का। तो देश जो है वो 8 साल से लगातार प्रधानमंत्री का मतलब लगभग 8 साल जोड़ लीजिए, चुनाव से कुछ समय पहले का भी जोड़ लीजिए, तो उनकी इसी तरीके की वाणी को सुनते सुनते थक गया है, मुझको लगता है। और ये तो सेल्फ गोल निश्चित तौर पे है कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से कह रहे हैं कि लाल टोपी से खतरा है, तो अब लाल टोपी से खतरा है तो ये तो प्रधानमंत्री कह तो रहे हैं कि जनता को खतरा है, लेकिन जनता को खतरा है नहीं, ये तो जनता तय कर लेगी किसको खतरा है, किसको नहीं, किससे खतरा है। लेकिन प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री की पार्टी को तो फिलहाल इस समय लग रहा है कि जैसे लाल टोपी से खतरा है, या प्रधानमंत्री ये शो करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को खतरा लाल टोपी से है। तो अब ये उनका जो है वो बोलने का तरीका है। जैसा आपने भी कहा कि प्रधानमंत्री फिर कह देंगे ये तो मतलब कोई आगे कह देगा कि ये तो जुमला था, तो ये जुमलेबाजी जो है, और प्रधानमंत्री स्वयं कह चुके हैं एक टीवी इंटरव्यू में कि भाई चुनाव के दौरान इस तरह की टीका टिप्पणियां तो सब चलती रहती हैं और सब चलता रहता है, तो ये सब चलता रहता है। लेकिन बात ये है कि भाई आखिर ये लाल टोपी पे हमला आप कब तक करते रहेंगे? तो 2014 में भी आपकी यही भाषा थी, 2017 में भी आपकी यही भाषा थी, 2019 में भी आपकी यही भाषा थी, और ये 2021-22 में भी आपकी यही भाषा है। तो वही तरीका, वही अटैक करने का तरीका, वही भाषा, तो ये सब कैसे मतलब चलेगा? मुझे लगता है कि जनता जो है वो समझ रही है, प्रधानमंत्री भी जनता का मुंह समझ रहे हैं। दोनों चीजें हैं, ऐसा नहीं कि जनता ही समझ रही है, प्रधानमंत्री भी जनता का मुंह समझ रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जनता से कनेक्ट जो है बहुत आसानी से होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट होते हैं प्रधानमंत्री, तो वो भी अच्छे तरीके से ये सब चीज समझ रहे हैं कि किस तरीके से अब क्या होने जा रहा है। जी राजीव, बिल्कुल। बात को आगे बढ़ाएं, और जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या लाल टोपी से डर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्यों डर रहे हैं आखिर लाल टोपी से? और लाल टोपी का जिक्र आज हम क्यों कर रहे हैं? अभी तक अब्बा जान, चचा जान, अखिलेश अली जिन्ना और तमाम ऐसी बातें होती रही। उसके अलावा हमारे एक साथी ने लिखा भी है, जीएस शर्मा, घनश्याम शर्मा जी लिख रहे हैं कि केशव मौर्य का अयोध्या से अचानक मथुरा वाला बयान देना और योगी मोदी की बौखलाहट यही बता रही है कि पूरी भाजपा ही लाल टोपी से डरी हुई है और आने वाला समय भाजपा के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। मथुरा तक पहुंचना, और आप याद कीजिए कि एक नारा हमेशा गुंजाने की कोशिश करते थे, इस नारे को ज्यादा प्रचलित करने की कोशिश होती रही भाजपा की तरफ से, और वो नारा था कि अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब ये मथुरा जो है, अब कह रहे हैं कि काशी और अयोध्या में मंदिर निर्माण जारी है, अब मथुरा की बारी है। केशव प्रसाद मौर्य का आखिर ये बयान देना क्या मायने रखता है? और साथ साथ इनके ही एक कैबिनेट मंत्री का बयान ये देना कि मथुरा में अगर नहीं बनाएंगे मंदिर तो क्या लाहौर में बनाएंगे? और जो ऐसा सवाल कर रहा है जाकर पहले डीएनए टेस्ट करवाए कि वो हिंदुस्तानी है या पाकिस्तानी है। तो ये तमाम बातें विकास के पहिए को रोक करके किसी और पहिए को बार बार घुमाना, या ये क्या कुछ कहता है, लेकिन उसके बीच में ये लाल टोपी कहां से आ जाता है, ये टोपी कहां से आ गई है वो देखते हैं। आइए, कौन किसको टोपी पहनाता है, लेकिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन लेते हैं एक बार फिर से। कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है, उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को
सरकार बनानी है आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। साथियों, यूपी तो यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट यानी खतरे की घंटी है ये लाल टोपी वाले, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। लेकिन भाव भंगिमा अगर देखें, प्रधानमंत्री का बॉडी लैंग्वेज जिसे मीडिया में एक शब्द दिया गया है वो देखें तो एक डरे सहमे हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आप भी, अगर मैं हो सकता है गलत हूं, आप लोग देख रहे हैं, हमारे चारों साथी जो बने हुए हैं इस वक्त एज ए पैनलिस्ट, और दूसरे हमारे तमाम दोस्त साथी जो देख रहे हैं, वो इन पिक्चरों को, प्रधानमंत्री के चेहरे को देख सकते हैं। और अगर मैं गलत हूं तो आप लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिखिए, और हमारे पैनलिस्ट भी कह सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रधानमंत्री यहां नजर नहीं आ रहे हैं। और एक बड़ा आरोप, और चुनाव के समय यह होना चाहिए, यह अग्रेशन चाहिए, कोई भी पार्टी हो, तभी तो जनता आपके पक्ष में आएगी। लेकिन क्या आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है? यह बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले आइए एक बार सुनते हैं अखिलेश यादव, जो मेरठ में गरज रहे थे, उनके साथ आज पहली बार ऐतिहासिक रैली, क्योंकि पहली बार अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दोनों एक साथ एक हेलीकॉप्टर में बैठ करके सभा स्थल तक पहुंचे, एक मंच पर एक साथ चढ़े, और भाषण पहले जयंत चौधरी ने दिया और उसके बाद अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव वहां खाद का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि खाद कारखाने का उद्घाटन भी किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में। लेकिन और वहीं से पुरानी पार्टियों ने, पुरानी सरकारों ने क्या कुछ किया, जो राग, जो बहुत सही कह रही थी अमिता नीरज जी की, वही बातें अगर कहते आएंगे, एक ही बात कहते आएंगे, तो लोग भी समझने लगे हैं कि इसके बाद आपकी अगली लाइन क्या होगी। लोग 70 साल का जुमला अभी भूल ही नहीं पाए हैं, अब आप 5 साल का जुमला भी कहने लगे हैं, तो ये बातें तो आएंगी। खैर, आएंगे फिर से दिनेश जी आपके पास में, लेकिन उससे पहले जरा सुन लेते हैं अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं। और खासकर खाद पर, खाद का जिक्र यहां करना इसलिए जरूरी है, अखिलेश यादव के लिए भी जरूरी था, क्योंकि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थे, किसानों के गढ़ में थे, महापंचायत नाम दिया था, तो यहां पर खाद का जिक्र तो होना ही चाहिए, क्योंकि खेती किसानी का मामला है। और किसानों के दम पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारा सूरज उगेगा और बीजेपी का सूरज यहां डूबेगा। आइए सुन लेते हैं अखिलेश यादव को। छोटा पड़ गया है, लोगों का आना अभी रुका नहीं है, ये दिल भर गई। दाएं तरफ लोग दिखाई दे रहे हैं, बाएं तरफ मंच भरा है। इसलिए ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए मैं आरएलडी और समाजवादी पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ जिन्होंने मान छीना, याद होगा आपको, जिस समय किसान अपने हक के लिए निकले और किसान चाहते थे उनकी बात सुनी जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री और उनके सहयोगी, उनके समर्थक लोगों ने किसानों को जीप से कुचल दिया। बताओ किसान भाइयों, खाद मिल रही कि नहीं मिल रही? आपको खाद के लिए लाइन में लगना पड़ा। जिस समय बीमारी आई थी, आपको दवा के लिए लाइन में लगना पड़ा, आपको डिस्चार्ज चाहिए अस्पताल में, उसके लिए लाइन में लगना पड़ा, ऑक्सीजन के लिए लाइन में लगना पड़ा, नोटबंदी की थी, लाइन में लगना पड़ा। लेकिन एक बात तय किया है लोगों ने कि लाइन में लग करके भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम चाहिए। जबरदस्त भीड़ दिनेश जी, और उस भीड़ में अखिलेश यादव की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही है, हम लोग भी नहीं सुन पा रहे हैं। लेकिन हाँ, जो बातें वहां थी यही कि किसान भाइयों खाद की बात कर रहे हैं और अपनी बातें। लेकिन जयंत चौधरी के भाषण को भी, दोनों के भाषण को हमने सुना। यहां हम उन तमाम भाषणों को, तमाम पार्ट्स को नहीं सुना सकते एक छोटे से उसमें कार्यक्रम में, लेकिन जयंत चौधरी भी ये कहते हुए नजर आए कि दूर तक हमारी आवाज जा पा रही है कि नहीं, क्योंकि हम तो नहीं देख पा रहे हैं कहां तक लोग हैं। जबरदस्त भीड़ थी, जो भी हमारे संवाददाता भी वहां थे और उन लोगों का भी यही कहना है कि जबरदस्त भीड़ थी और ये उत्साह आज दिखाई दे रहा था। क्या कहेंगे दिनेश जी, ये किसान जो हैं,
ये एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार 22 जनवरी के बाद से किसानों से बात करने की जरूरत नहीं महसूस हुई इन लोगों को। 26 जनवरी को आप याद कीजिए, ऐतिहासिक रैली निकालने की घोषणा हुई, रैली की परमिशन, और उसके बाद लाल किले पर जो घटना घटी, उसके बाद 28 ये डेट्स इसलिए बता रहा हूं कि इन तमाम डेट्स पे, तमाम तिथियों पर मैं खुद उपस्थित था किसान आंदोलन के उस पे कवरेज के लिए, तो सब कुछ आंखों के सामने है। और 28 तारीख को गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत को गिरफ्तार करने के लिए और उनके तंबू को उखाड़ फेंकने के लिए जब गाजियाबाद की पुलिस आई थी, और उसके बाद से राकेश टिकैत के आंखों में आंसू, और उसके बाद ये किसान आंदोलन एक दूसरे रूप में नजर आने लगा, और आज भी उस रूप को बरकरार रखे हुए है। लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन किसानों से जब भी बात होती रही दिनेश जी, किसान यही कहते रहे कि हम तो हर मौसम की मार को झेल करके ही पले बढ़े हैं, और ये कोई हमारे लिए मुश्किल घड़ी नहीं है। लेकिन 704 किसानों की शहादत जो है, जिसे शहादत कह रहे हैं, इस और उसके कहने का मतलब भी यही है कि हम इस देश के लिए, हमारे साथियों ने जान न्यौछावर कर दिया, इसलिए हम उन्हें शहीद कहते हैं और सरकार शहीद का दर्जा दे। लेकिन यहां दूसरी बात यह आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जागे, देर से जागे। और आज जयंत चौधरी, हालांकि वो बाइट अभी हम यहां नहीं सुना पा रहे हैं, लेकिन जयंत चौधरी ने इस पर बहुत शानदार कटाक्ष किया। जयंत चौधरी ने कहा कि एक आदमी, शायद मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है उस लोकोक्ति है, शायद कहावत है, कि एक आदमी को मार मार के कहा जा रहा है कि प्याज खाओ। वो 25-30 प्याज खाता है, फिर रोने लगता है, बोलता है भैया इससे अच्छा है कि 100 डंडे मार लो। जब डंडे मारने लगता है तो बोलता है नहीं इससे अच्छा है प्याज खा लेता हूं। फिर प्याज खाता है तो रोने लगता है तो बोलता है डंडे खा लो। यानी कि ये सीधा ये है यहां पर दिनेश जी कि आप पहले क्यों नहीं सुन लिए, 10 महीना पहले इस आंदोलन को खत्म क्यों नहीं करवा लिए, और आज खुद ही इसमें आप फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐलान, सीरियस नोट पे मैं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस कृषि कानून की वापसी की घोषणा, और उसके बाद से अब किसानों का अभी तक वहीं जमे रहना, अब कल क्या कुछ होगा ये अलग की बात है, क्योंकि कल फिर से संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है 2 बजे से, और उसके बाद फैसला करेंगे वो कि हमको आंदोलन में बने रहना है या जाना है। लेकिन आज की तारीख जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो किसान आंदोलनरत हैं। और लेकिन क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिस खाई को 2013 में, और अभी हमारे साथी राहुल लाल जी बता भी रहे थे, खासकर मुजफ्फरनगर की चर्चा जब कर रहे थे, वो तो उस खाई को इस किसान आंदोलन ने पाट दिया है, मतलब बराबर कर दिया है, समतल कर दिया है। वहां अब ना हिंदू है ना मुसलमान है, वहां एक ही जात है, वो किसान है। और ये किसान एक तरफा विरोध कर रहे हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है, मुखर होकर के बोल रहे हैं कि हमको इस सरकार ने बहुत तकलीफें दी है, हम इसके बाहर जाएंगे। अब क्या जो चेहरे पे शिकन की बात हम कह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जो जिस चेहरे पे शिकन की बात, हवाइयां उड़ी हुई बात जो हम कह रहे थे योगी आदित्यनाथ के, क्या उसकी शुरुआत यहीं से होती है दिनेश जुयाल जी? क्योंकि आप जब उत्तराखंड में बैठे हैं, देहरादून में बैठे हुए हैं, तो आप भी कई बार बोलते हैं कि तराई के पाट में भी बहुत बुरी हालत है। जी राजीव जी, ये जो मेरठ के रतुआ में जो जोश दिख रहा है, ये 84 खाप के चौधरी तो है ही हैं, उनका जोश तो है ही है। इसमें वहां के गुज्जर हैं, अहीर हैं, राजपूत हैं और मुसलमान हैं। तो जो अजगर और मजगर हम अलग अलग बोलते, इस बार वो आजमगर हो गया है। और ये वो जोश है, इस जोश को होना ही था जिस तरह से किसानों ने जो भुगता है। आपने, हमने, हमारी जेब कटी है इस संकट काल में, लेकिन किसान की जेब में कुछ नहीं गया। तेल तिलहन का दाम किसान को तो नहीं मिला, हमारी जेब कटी है, उसका इंपैक्ट है। किसान जो वहां पर मर रहा है, आज संसद में राहुल जी ने मामला उठाया भी है। पंजाब की सरकार गिन रही है, 400 लोगों को मुआवजा भी दे दिया, 5-5 लाख रुपए, नौकरियां भी दे दी। हरियाणा में गिनती हो रही है, लेकिन हमारी दिल्ली की सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। अजीब सी बात है। तो ये किसानों का रैला है, किसानों का जोश है जो मेरठ में दिखाई दे रहा है। और इस रैले में
हरियाणा का भी इम्पैक्ट है, वहां से हरियाणा लगा हुआ है, इसमें जो है पंजाब का भी इम्पैक्ट है और दिल्ली का इम्पैक्ट है, तो उत्तराखंड का भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो सकता है। जिस तरह से उत्तराखंड के बहुत कम गए होंगे लेकिन जबरदस्त रैली है, और यही है वो लाल झंडी जिसे रेड अलर्ट, यही रेड अलर्ट है जो हरियाली का प्रतीक थे। जो किसान, उनको मोदी जी ने लाल बना दिया है और वो लाल और हरे झंडे का संगम बन गया, उनका संयोग से उनका झंडा भी कुछ ऐसा ही है। तो ये मोदी जी ने खुद लाल बनाया है, तो इसमें मोदी जी को दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। अगर ये रेड अलर्ट है तो ये मोदी जी का तैयार किया हुआ रेड अलर्ट है, क्योंकि जब ये हो रहा था तब मोदी जी बहुत निश्चिंत थे कि मैं मोदी जी हूं, मेरा इतना आभा मंडल है कि लोग मोदी के नाम पर कुछ भी करेंगे और सब मोदी फैक्टर ही सब कुछ होता है और बाकी सब चीजें गौण हो जाती हैं। लेकिन दिख रहा है, अभी कुछ दिन पहले यहाँ इसी महीने की शुरुआत में देहरादून में उनकी रैली हुई थी मोदी जी, यहाँ पर उन्होंने भी 1800 करोड़ की 1000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और ये सब बातें स्टाइल गढ़वाली में बोले, कल वो कुमाऊं में जाएंगे, कुमाऊं में बोलेंगे, कुमाऊं नहीं बोलेंगे, और फिर वही तंज, तीखे तंज होते हैं मोदी जी के, और वो जो पब्लिक है उसको पकड़ने के लिहाज से वो उन तंज को उस तरह तराशते, उसमें बड़ी मेहनत करते हैं। डेटा वेटा जो उनकी कंपनी तैयार करती है, ब्रिगेड जो उनकी, वो बिल्कुल इस तरह तैयार किए जाते हैं कि दिमाग में बैठ जाए। दरअसल मोदी जी की ऑडियंस वो है जो अपने दिमाग से जिसने सोचना छोड़ दिया है। वो मालवीय जी की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो ओपन यूनिवर्सिटी है वो, तो आप हम सबके मोबाइल में वो यूनिवर्सिटी का ज्ञान मिलता रहता है। और आजकल लोगों ने अपने दिमाग को ज्ञान अर्जित करना, किताबें कहाँ लोग पढ़ते हैं। मैं आजकल कॉलेज में पढ़ाता भी हूं तो मैं देखता हूं कि आजकल बच्चों ने भी किताब पढ़ना छोड़ दिया है, वहां भी व्हाट्सएप का ज्ञान चल रहा है। तो व्हाट्सएप के ज्ञान के भरोसे हो चुके लोग एक तो हमारी इस दौर में, पिछले ये जो संघीय दौर आया है, इस दौर में ये आदमी के दिमाग का व्हाट्सएपीकरण बड़ी तेजी से हुआ है। उसका अब अंदर जो था वो सब खाली करके उसमें वो सब भरा गया है। और जब जो इस तरह की ऑडियंस हो गई है, वो मोदी जी की ऑडियंस है। मोदी जी को उसमें पोटेंशियल दिखाई दे रहा है, लेकिन जो इम्पैक्ट हमने देहरादून में देखा, मोदी जी की रैली होती थी, उसका कई दिनों तक असर होता था, उनकी बातें कान में गूंजती थी, और लेकिन इस बार नहीं गूंज रही है। ये मोदी जी की अच्छी खबर नहीं है। इस बार जो है वो चुनाव में जब मोदी जी एक इलाके से होकर जाते थे तो लगता था कि मोदी जी यहां से गए हैं, कई दिन तक रहता था। इस बार ऐसा नहीं है। गोरखपुर में कोई इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है बहुत। अब आगे क्या होता, क्योंकि आपका अगले सर्वे हम देखेंगे, मुझे तो लगता है उसमें कोई गौतम आने वाला है नहीं, क्योंकि आदमी पक चुका है। इस हमने दौर जो खासकर जो कोरोना काल गुजरा है, इसमें आम आदमी ने जो दुख तकलीफ भेजे हैं, जो किसान आंदोलन को हम जिस तरह से कोई कॉमन आदमी ने उसको किसान के साथ में जोड़ा है, जो एम्पैथी जो डेवलप हुई है पूरे ऑल ओवर इंडिया इस आंदोलन की वजह से किसानों के प्रति, तो वो उसको एक बड़ा फैक्टर है और वो असर देने वाला है। तो ये जोश, जो दफ्तुआ का जोश है राजीव जी, मुझे लगता है कि ये वाकई रेड अलर्ट है, खतरे की घंटी है मोदी जी के लिए। अच्छा है उन्होंने समझ लिया टाइम से। अब देखिए उसका उपचार क्या करते हैं, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, ये उपचार क्या करते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी तक पिछले कुछ चुनावों में हमने देखा, चाहे 2017 का चुनाव हो, 2012 का चुनाव हो, 2007 का चुनाव हो, इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी जो है वो उस दमखम के साथ नहीं लड़ती थी। ये पहली दफा 2022 के चुनाव में हम देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी भी पूरी दमदारी के साथ मैदान में हैं, और वो भी अब किसके वोट काटते हैं कांग्रेस के नेता, कहां तक वो आगे बढ़ पाएंगे, ये तो चुनाव का जो रिजल्ट आएगा उसमें पता चलेगा। लेकिन इस वक्त एक दूसरी पिच पर खेलने की कोशिश प्रियंका गांधी भी कर रही हैं। आज प्रियंका गांधी से कुछ लोगों ने सवाल भी किया, और खासकर अखिलेश यादव को लेकर के सवाल किए, क्योंकि अखिलेश यादव ने पिछले दिनों कहा था, एक बयान आया था
कि बीजेपी तो जा ही रही है, साफ हो रही है और कांग्रेस को भी 0 सीटें आएंगी, कोई भी सीट नहीं आने वाली है। इस पर प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है, आइए आज जब मीडिया से चर्चा कर रही थी प्रियंका गांधी तो उन्होंने क्या कुछ कहा उनको सुन लेते हैं। फिर सीधे राहुल लाल जी आपके पास आऊंगा और सवाल कुछ फिर से किसानों को लेकर, प्रधानमंत्री को लेकर, उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के ही करेंगे, लेकिन प्रियंका गांधी पहले। तैयारी हम हर स्तर पर कर रहे हैं, संगठन के स्तर पर कर रहे हैं, हम विधानसभा स्तर पर भी कर रहे हैं जी, तो चल रही है तैयारी लगातार। अखिलेश यादव ने कहा है कांग्रेस का परफॉर्मेंस 0 रहेगा 2022 में, क्या कहेंगे मैम? देखा जाएगा क्या होगा। वो ज्योतिषी होंगे, मैं तो नहीं हूँ। मैम घोषणा पत्र क्या जारी करेंगी मैम? घोषणा पत्र जारी करेंगी मैम? हम महिला का एक अलग से महिला का घोषणा पत्र बनाया है जिसमें हम महिलाओं के लिए जो हम करना चाहते हैं जी, वो खास एक अलग घोषणा पत्र बनाया है, उसको हम कल जारी करेंगे। तो एक खास घोषणा पत्र कल कांग्रेस जारी करेगी महिलाओं के नाम पर। वो घोषणा पत्र एक अलग पिच पर, अलग ढंग से लड़ती हुई, अलग पिच तैयार करती हुई नजर आ रही है प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी। उस पर भी चर्चा आने वाले समय में हम करते रहेंगे। लेकिन राहुल लाल जी, प्रियंका गांधी से इतर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यहां साफ दिखाई दे रहे हैं सेल्फ गोल, इसलिए सेल्फ गोल की हम बात शुरुआत से ही कर रहे हैं क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने आज तक देश से नहीं माफी मांगी थी किसान आंदोलन को लेकर, उसके तीनों कृषि कानूनों को वापस करने की बात के साथ साथ देश से माफी मांगी, जिस भी अंदाज में जो भी कहते हुए, लेकिन माफी तो उन्होंने मांगी थी। आज भी किसान वहीं के वहीं डटे हुए हैं और उसके बाद हम देख रहे हैं कि अपने ही जो भी जाल आपने बुना, तैयार किया, उसी में आप फंस गए हैं। अब आप वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। आपके जो साथी थे वो भी छोड़ करके, खासकर अगर पूर्वांचल की बात करें तो सुभाषपा जो है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, वो भी आपका साथ छोड़ करके जा चुकी है। अपना दल आपके साथ है, छोटे छोटे दलों को आप साथ में, निषाद पार्टी आपके साथ में है, लेकिन उससे क्या भला हो पाएगा? क्या 325 सीटों वाली जो बीजेपी है अब कहां दिखाई दे रही है? और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सूरत हाल क्या है आज की तारीख में? आप भी घूम रहे हैं लगातार और मैं देख रहा हूं कि आप जगह जगह जा रहे हैं और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बहुत नजदीक से देख रहे हैं। थोड़ा समझाइए कि बीजेपी की हालत क्या है और क्या सचमुच हवाइयां इसलिए उड़ी हुई हैं क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जैसा अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी का सूरज यहां डूब जाएगा, क्या ऐसा दिखाई देता है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए अगर पश्चिमी यूपी की बात करें तो मेरठ, बागपत, सहारनपुर, इन सब जगहों को मैं कई बार घूम रहा हूं इस बीच में। और विशेषकर कब मैंने घूमना प्रारंभ तब से किया जब 19 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई हम तीनों कृषि कानूनों को वापस ले रहे हैं। तो जनता से मेरा समझने का प्रयास यही था कि तीनों कृषि कानून को वापस लेने के बाद क्या फिर से उनका बीजेपी के लिए प्यार उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन एक क्रॉस जो अभी जुआल साहब भी सही चीज कह रहे थे कि यहाँ पे जो है अगर हम लोग पश्चिमी यूपी को देख रहे हैं तो यहाँ पे किसान आंदोलन का प्रभाव बहुत जबरदस्त है। किसान आंदोलन ने कहीं न कहीं जातियों की दीवार को तोड़ के, एक तरह से धर्म की दीवारों को तोड़ के एक वर्गीय आधार खड़ा किया है, एक क्लास, यानी कि क्लास को बहुत दिनों बाद हम लोग राजनीति में क्लास देख रहे हैं। तभी मैं देख पा रहा हूं कि जो सवर्ण वर्ग के लोग हैं, जो कि विशेषकर कई सारे त्यागी के गांव में हमने लोगों से पूछा कि आप किसको वोट देंगे, तो लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब से वोट दिया हूं तब से वोट बीजेपी को ही दिया हूं। यानी वो 2007 के समय से पहले के वो परंपरागत वोटर रहे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन इस बार काफी जबरदस्त नाराजगी है उनकी। नाराजगी के कारण ये किसान आंदोलन है, प्लस सरकार की अन्य जो अविश्वास फैला है सरकार के प्रति कि प्रधानमंत्री जी जो कुछ बोलते हैं उसमें की विश्वसनीयता ही नहीं है। मतलब वो अभी भी उनको ये डर है कि किसान आंदोलन खत्म भी हो जाएगा तो क्या कल के डेट में वो कानून फिर से वापस लिया जाएंगे, क्योंकि साक्षी महाराज या फिर जो अन्य लोगों के जो तमाम बयान आए हैं उससे भी लोगों में काफी डर उत्पन्न है। दूसरा, हर किसी का सीधा सवाल है कि आखिर 700 से ज्यादा किसानों के शहीद होने के बाद पर सरकार ने इतना लंबा इंतजार क्यों किया? हम लोग देख रहे हैं कि 5 जून 2020 को सरकार अध्यादेश लेके आई, उस समय से इसका विरोध प्रारंभ हो गया था। फिर उसके बाद सरकार कानून बनाती है। राज्यसभा में जो घटना घटी थी वो भी हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार की घटना राज्यसभा में रही थी। विपक्ष को दरकिनार करके आपने कानून पारित कराया था, आनंद फानन में राष्ट्रपति ने उसके ऊपर सिग्नेचर भी कर दिया था। और ये 26 नवंबर से आंदोलन फिर दिल्ली के सीमाओं में आगे जो घटनाक्रम आपने बताया, तो इस 26 नवंबर से फिर 19 नवंबर क्यों हो गए?
22 जनवरी को 11वें राउंड की आखिरी वार्तालाप हुई थी, तब अब जाके वार्तालाप फिर से शुरू हुए जब उत्तर प्रदेश चुनाव मुहाने पे है। तो ये सवाल तमाम पश्चिमी यूपी में लोग सीधे सीधे पूछ रहे हैं कि उनकी नाराजगी बहुत है। अब तक क्योंकि देखिए इस सेशन में भी लोग इंतजार कर रहे थे कि शायद प्रधानमंत्री 2 मिनट का मौन उन शहीद किसानों के लिए रखेंगे। उस मोर्चे पे भी वो एक तरह से कहीं कहीं जो एक काफी भावनात्मक पक्ष है किसानों से संबंधित, उस मोर्चे पे भी भारतीय जनता पार्टी फेल हुई है। माफी उन्होंने जरूर मांगा है, लेकिन अभी तक उन शहीदों को कोई श्रद्धांजलि देने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं हुआ है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें पश्चिमी यूपी में काफी ज्यादा आक्रोश का स्तर बढ़ा दिया है। लोग बराबर पूछ रहे हैं कि अब तो बस 1 महीने का समय है, अब तो हम लोग 2022 में आ जाएंगे, तो हमारी आय कब डबल होगी। तो जिस प्रकार से यहाँ पे लाइनों में खड़े होके एक तरह से जब लोग खाद खरीदने के लिए जा रहे हैं, उर्वरक लेने के लिए जा रहे हैं, उसमें भी देखिए क्या स्थितियां रही है, रस्साकस्सी कैसी रही है। तो ये कुछ ऐसे प्रभाव है जिसका पश्चिमी यूपी में आप उसको आप अलग कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ का पूरा समीकरण, चाहे वो धार्मिक समीकरण हो, चाहे वो जाति समीकरण हो, वो समीकरण काफी टूटे हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बीजेपी, ये मैं मानता हूं कि बीजेपी को विपक्षी पार्टियों को कमजोर करके नहीं आंकना चाहिए। वो 24/7 चुनाव के मामले पे बिल्कुल काफी गंभीर रहती है। वो नए नए एजेंडे उठाती है, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा अचानक से कृष्ण मंदिर का मामला उठ गया। कृष्ण मंदिर को लेकर भी जो जनता के बीच, जब मैं कल मैं मेरठ में था, वहां पर जब लोगों से मैंने सवाल पूछे कृष्ण मंदिर को लेकर आप लोग क्या रहा है, कि मेरे अयोध्या के बाद अब कृष्ण मंदिर का मामला आ चुका है। लोगों ने, चाहे वो अलग अलग वर्गों के लोग थे, लोगों ने खारिज कर दिया सिरे से कि ये कोई मुद्दा नहीं है। ये सरकार जो है कि लगातार जो है कि धर्मगत मामलों को उठा रही है। तब अयोध्या खत्म हुआ तो काशी खत्म हुआ तो हम चले जो है कि मथुरा के मामले को लेकर आ गए। ये हमारे मुद्दे से हमें भटका रही है। हमारा जीवन यापन बहुत कठिन हो चुका है। और युवाओं में जो जबरदस्त आक्रोश है, युवाओं का आक्रोश तो आप ऐसा है कि वो बिल्कुल घेर लेते हैं। और जब जानते हैं कि आप मीडिया वाले हैं तो काफी ज्यादा नाराज भी होते हैं कि हमारे बेरोजगारी के मामले को नहीं उठाया जा रहा है। वो लोग कहते हैं केशव प्रसाद मौर्य को जरूर जो है कि अभी जो है कि कृष्ण जी का मंदिर याद आ रहा है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जिस ओबीसी का नेतृत्व कर रहा है, जब 69,000 शिक्षकों की भर्ती हो रही थी और भर्ती हुई, उस पूरे मामले में ओबीसी आरक्षण का कहीं तो उत्तर प्रदेश में पालन नहीं हो पा रहा है। ये उनका एक अपना अलग आक्रोश है। तो जो अलग अलग जो बड़े बड़े वर्ग हैं, उन सबों की बड़ी व्यापक नाराजगी नजर आती है। यही कारण है कि अखिलेश यादव ये स्पष्टता हम लोग को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई पश्चिम में जो है कि वो डूबेगा। मुझे जो समझ में आ रहा है कि पश्चिम में तो डूबेगा। पूर्वांचल की भी स्थितियां, जो अलग अलग रिपोर्टर्स से, जो वरिष्ठ पत्रकारों से मेरी वार्तालाप हो रही है, पूर्वांचल की स्थिति भी बड़ी बेहाल स्थिति है। वहां पर भी कभी अभी तक थोड़े बीजेपी के लिए जो राहत वाली सवाल है, वो सवाल थोड़ा मध्य वाले क्षेत्र से ही मिल रहा है कि वहां पर थोड़ी उनकी स्थिति जो है कि ठीक ठाक हालत में है। बुंदेलखंड में भी उनको चुनौती मिल रही है। तो एक तरह से अक्रॉस अगर हम लोग देखें तो पश्चिम तो बिल्कुल गर्म माहौल वाला जगह है। किसान आंदोलन ने इनकी पूरी स्थिति बिगाड़ दी है। एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर, सरकार ने चूंकि वादे बहुत बड़े किए थे, देखिए 350 सीट जब जनता किसी को देती है तो उससे अपेक्षाएं भी काफी बड़ा अपेक्षा होती है उस सरकार से, और जो अपेक्षा थी उसके तुलना में सरकार ने कोई परिणाम नहीं दिया। तभी तो स्थिति यह है कि भाई पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान का नाम आप दिन रात लेते हैं, उस पाकिस्तान का भी प्रति व्यक्ति है उत्तर प्रदेश से जो है कि ज्यादा ही है, आपसे तो काफी ज्यादा स्थिति में। खुद अगर हम लोग देखें, अभी उत्तर प्रदेश सरकार खुद दावा करती है कि हम राशन पहुंचा रहे हैं 15 करोड़ जनता को। 22 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की, उसमें से 15 करोड़ लोगों को आप राशन ही पहुंचा रहे हैं। यानी आप खुद मान रहे हैं कि गरीबों की संख्या उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ है। तो आखिर ये राज्य कहां चला गया? नीति आयोग के आंकड़ों में देख लीजिए कि आप तीसरे नंबर पे एक तरह से बिहार, झारखंड के बाद उत्तर प्रदेश आ जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश को डबल इंजन का लाभ मिला कहां पे? कोरोना काल में हम लोगों ने देखा कि संगम क्षेत्र में क्या घटनाएं घट रही थी। मैं पश्चिमी यूपी की बात कर रहा हूं कि पश्चिमी यूपी के जिन गांव में भी मैं जा रहा हूं, अवैध रूप से प्रत्येक गांव में कोरोना के समय के जब आंकड़े भी मैं लोगों से पूछ रहा हूं, तो वो कह रहे हैं कि कम से कम हर गांव में 15 से 20 लोगों की मृत्यु कोरोना के सेकेंड वेव के दरमियान में हुई है। तो वो भी एक बड़ी भयानक त्रासदी है। लोग उस दर्द से अब तक उबर नहीं पाए। रोजी रोटी जो लोगों की चौपट हुई है, उसके लिए सरकार के कोई इंतजाम नहीं है। तो ये कुछ ऐसे आक्रोश के मुद्दे हैं जो प्रधानमंत्री जी के भाषण से दूर नहीं हो सकते। मैं सहमत हूं कि अब तो छोटे छोटे बच्चे भी अंदाजा लगा लेते हैं कि प्रधानमंत्री अगले लाइन में क्या कहने वाले हैं। वो जब भोजपुरी में बोलते हैं, बच्चे भी समझ जाते हैं कि लगता है प्रधानमंत्री कहीं भोजपुरी बेल्ट में घूमने के लिए गए हुए हैं। तो उनके भाषण में नवीनता नहीं है। वो नवीनता से जो भी ज्यादा बड़ा मुद्दा यह है कि विश्वसनीयता,
प्रधानमंत्री कुछ बोले और उसकी जो विश्वसनीयता होनी चाहिए वो विश्वसनीयता ही समाप्त हो चुकी है। कहां गए वो स्मार्ट सिटी? अचानक से उत्तर प्रदेश में हर जगह बोर्ड लग जाता है कि उत्तर प्रदेश में देखिए स्मार्ट सिटी तैयार हो गया, भारी संख्या में हम तो स्मार्ट हो चुके हैं। तो समझ गए कि ऐसी कोई भी घटना यहाँ पे घटती नहीं है, ना तो गरीबी घटी, बेरोजगारी अभूतपूर्व स्तर पे है। और एक चीज जो मैं देख पा रहा हूं कि 2017 में जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह अपना रहे थे, अलग अलग लोगों को सोशल इंजीनियरिंग तैयार करने में जो जुड़े हुए थे, वो प्रयोग इस बार उनसे काफी सफल ढंग से अखिलेश यादव करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे आप पश्चिमी यूपी को देखिए, इस गठबंधन को, जयंत चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे में लेने की पूरी कोशिश की थी। तमाम प्रयास किए गए थे कि इनका गठबंधन ना हो सके, वो उनके तरफ चले जाए। लेकिन यह मानना पड़ेगा कि अखिलेश यादव गठबंधन के राजनीति को काफी अच्छे ढंग से उन्होंने अब तक किया है। हालांकि जब समाजवादी पार्टी के लोगों से बातचीत होती तो वो उत्साहित जरूर है कि इस समय तक हमारी स्थिति काफी अच्छी है, लेकिन वो लोग भी जानते हैं कि बीजेपी कोई भी नया प्रयोग कभी भी कर डालती है। पता, इसलिए एक प्रवक्ता हमें कह रहे थे कि हम लोग नजर बनाए हुए कि कहीं पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के मामले को लेकर फिर कोई बड़ा न्यूज ना आ जाए। तो ये अब हर किसी को समझ में आ रहा है कि जब चीजें देश के अंदर की राजनीति अगर आपसे नहीं समझती है तो हो सकता है आप सीमाओं के मामले पे भी रहे। जनता के साथ प्रतिक्रिया में जनता की बड़ी तीखी प्रतिक्रिया है, क्योंकि देखिए राष्ट्रवाद की आंधी पूरे देश भर में चल रही है और वो आंधी अभी भी है, लोग अभी भी राष्ट्रवादी है। और जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही राष्ट्रवाद के पूरे चाशनी में डुबाया, वो ये पूछ रहे हैं कि हम अगर पाकिस्तान के साथ इतने सख्ती से बात करते हैं तो फिर हम चीन के साथ इतने दबे हुए जुबान में क्यों बात करते हैं। खुद उनके सांसद ही कह रहे हैं कि भाई हम चीन जो भारतीय जनता पार्टी इस समय जो अभी के हालात हैं उसके लिए चुनौतियां उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा है। और पश्चिमी यूपी में तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव जो रहा है कि अगर मैं 20 लोगों से पूछता हूं, अगर मैं बिल्कुल एट रैंडम किसी जगह पे खड़ा होके, तो 20 में से कम 15 लोग बीजेपी के प्रति काफी जबरदस्त मुझे नाराज दिख रहे हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है राजीव जी। जी, जब आप धरातल पे जाते हैं और वहां जाकर के अपना सर्वे करते हैं, लोगों से चर्चा करते हैं, तो एक अलग विश्लेषण के लिए आपके पास मटेरियल जो हैं वो मिल जाते हैं। और वही राहुल लाल जी कर रहे हैं जब जा रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश को और देख रहे हैं, घूम रहे हैं, समझ रहे हैं तो क्या कुछ हो रहा है यही। लेकिन क्या, बहुत सही बात आप कह रहे थे कि क्या पाकिस्तान जिताएगा बीजेपी को चुनाव, क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं, मैं भी जब बात करता हूं तो आप देखना जैसे 2019 में हुआ था, पुलवामा की घटना के बाद से राष्ट्रवाद की आंधी बही थी, वैसे ही कुछ राष्ट्रवाद की आंधी बहाने की कोशिश की जाएगी। राम मंदिर, अब मथुरा, काशी, ये तमाम बातें। लेकिन क्या अमिता जी, इन तमाम मुद्दों को लाने में की जुगत में लगी हुई भाजपा को क्या कोरोना और किसान, ये दो जो के हैं, कोरोना और किसान, इन दोनों के कारण जिस प्रकार किसानों को इसी कोरोना काल में बैठे रहना पड़ा सड़कों पे, दिल्ली की सीमाओं पर अभी भी बैठे हुए हैं, और तीसरी लहर का लोग कह रहे हैं कि आ भी सकती है तीसरी लहर, लेकिन ना आए तो बेहतर है। लेकिन इसी बीच दो लहरों को भी किसानों ने झेला, और इन दो लहरों में से खासकर सेकेंड लहर जो थी कोरोना काल की, और उसमें उत्तर प्रदेश भयावह स्थिति थी उत्तर प्रदेश की। बहुत सारी तस्वीरें दिल दहलाने वाली आई, गंगा में, यमुना में बहती हुई लाशें, सरयू में बहती हुई लाशों को हम सबने देखा, और प्रयागराज के किनारे दफन की गई लाशें भी हम लोगों ने देखी, और पूरी दुनिया में सुर्खियों में ये जो लाशें थी वो रहीं। लेकिन उसके बाद भी उन चीजों का जिक्र न करके एक दूसरी लाइन खींचने की कोशिश बीजेपी कर रही है। क्या लगता है आपको, राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो जनता इन तमाम दुखों को, तकलीफों को क्या इतनी जल्दी भूल जाती है, और चुनाव के समय फिर वही लोक लुभावन वादे जो होते हैं उन वादों के आधार पर वोट देती है जनता? क्या लगता है आपको, पिछले जो चुनाव होते रहे हैं उसमें और अभी के चुनाव आने वाले समय में आपको क्या लगता है, कुछ फर्क नजर आएगा कि हाँ सब कुछ इतनी जल्दी भारत की जनता भूल जाती है? क्या यह सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात नहीं, पूरा देश कोरोना काल में और यहाँ की जो अव्यवस्था थी, ऑक्सीजन की कमी को लेकर के लोग सिलेंडर ले लेकर के भाग रहे थे, और उसके बाद फिर अस्पताल में बिस्तर के लिए लोग परेशान हो रहे थे, और ये जो अव्यवस्थाएं थी उसके कारण लोगों को जो तकलीफें हुई, उसके बाद शमशान और कब्रिस्तान का नाम लेने वाली सरकार जो 2017 में कि कब्रिस्तान है तो शमशान भी बनना चाहिए, स्थितियां ये हुई कि न कब्रिस्तान में जगह रही न शमशान में जगह रही, और स्थितियां कि आपको 2-2, 3-3 दिन तक की लाइन लगानी पड़ती थी कि आपको दफनाएं या जलाएं।
ऐसी परिस्थितियों को कैसे जनता भूल सकती है, आप क्या कहेंगे? देखिए, जनता भूल जाती है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब पिछले चुनाव हुए थे यूपी में, उससे पहले नोटबंदी हुई थी और नोटबंदी के दौरान लाइन लगी हुई थी, लोग अपने मतलब काफी लोगों को नुकसान भी हुआ, लोग लाइन लगाकर अपना जो पैसा है वो बदलवा रहे थे। उस दौरान बहुत सारे लोगों की मौत भी हुई, बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरह की परेशानी हुई। किसी के घर में शादी थी और शादी के तुरंत मतलब शादी का पैसा निकाला उन्होंने और एकदम से प्रधानमंत्री ने कह दिया कि नहीं, अब ये नोट तो चलने वाले नहीं है, तो वो उनको उस तरह की परेशानी हुई। तो वो सब भुलाकर फिर से यूपी में सरकार को मतलब बीजेपी को वो वोट दिए गए और 325 सीट आई वहां पर। तो जनता भूल जाती है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये इन जो 5-7 सालों में जो चीजें जिस तरह से डेवलप हुई है, और एक चीज और है, किसान आंदोलन ने कम से कम ये चीज क्लियर कर दी हमारे सामने कि कितनी भी मजबूत सरकार हो, यदि विलिंगनेस है आप में, यदि आप अपने मुद्दे पर अड़े हुए हैं, तो सरकार को झुकना पड़ेगा। एक चीज। दूसरी चीज है, कोरोना के दौरान सिर्फ यूपी की बात नहीं है, पूरे देश के हालात यही थे। खासतौर पर उत्तर भारत के हालत जो थे वो यही थे कि ऑक्सीजन नहीं था, डॉक्टर नहीं थे, बेड नहीं थे, दवाइयां नहीं थी, इंजेक्शन जो रेमडेसिविर चाहिए थे वो नहीं थे, और उसकी कालाबाजारी हो रही थी। और कई चीजें ऐसी थी कि बीजेपी के नेता और आरएसएस के लोग, उनके माध्यम से आपको इंजेक्शन मिल रहे हैं, मतलब मार्केट में ब्लैक से मिल रहे हैं, लेकिन जो विधायक है, सांसद है, बीजेपी के नेता है, आरएसएस के पदाधिकारी है, वो आपको इंजेक्शन दे रहे हैं। तो ये बड़ी अजीब सी चीजें उस वक्त कोरोना के दौरान हो रही थी। जनता अब जो स्थिति है उसमें सिर्फ यही 2 फैक्टर नहीं है। देखिए, रोजगार की स्थिति भी बहुत खराब है, और यूपी के लिए तो नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है वो खुद सरकार की ही रिपोर्ट है। एक तरह से सरकार उस रिपोर्ट को भी डिनाई कर रही है, मतलब डिनाई करे इन द सेंस कि प्रधानमंत्री ये कहते हैं सार्वजनिक तौर पर कि यूपी जो है वो विकास का मानक है, जबकि इसके उलट नीति आयोग जो है वो रिपोर्ट दे रहा है। और जो सारी चीजें, अभी देखिए एक चीज और है कि एक सुबुगाहट कोई पत्ता फेंकते हैं कि आतंकवादी घटना हो सकती है यूपी में, लखनऊ जो है वो निशाने पर है, ये इस तरह की चीजें ये कर रहे हैं। इसकी वजह यही है, और कोशिश करते हैं, ध्रुवीकरण की कोशिशें भी कर रहे हैं। जो मथुरा का मुद्दा उठाया है उन्होंने, फिर से ध्रुवीकरण की कोशिश करते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये इनकी पुरानी स्ट्रेटेजी है। तो मुझे लगता है कि अब जनता उसको उस तरह से समझने लगी है कि ये जो चीज, जो मूल मुद्दे हैं, जो रोजगार का मुद्दा है, जो गरीबी का मुद्दा है, उस सब को छोड़कर ये जो सरकार है इसका जो लक्ष्य है वो ये है कि आपको भावनात्मक मुद्दे पर द्वेलित करे, ताकि आप भावनात्मक मुद्दे के आधार पर वोट करें। डरे हुए हैं, ये बिल्कुल तयशुदा बात है, मतलब बहुत साफ नजर आ रहा है कि सरकार डरी हुई है यहाँ पर। लेकिन अभी जनता उस तरह से मोबिलाइज होगी, ये क्योंकि ये लास्ट मोमेंट पर कोई न कोई चीज ऐसी मतलब फेंकते हैं कि जनता जो है, जैसे गुजरात में हुआ था, मतलब एक छोटा सा जुमला था उनका कि अहमद पटेल के पाकिस्तान से संवाद चल रहा है और पाकिस्तान अहमद पटेल को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। तो ये जो एक चीज थी जो बिल्कुल इलॉजिकल थी, वो उस तरह की चीज पे लोगों को वो घुमा सकते हैं। ये इनकी मतलब ये कह लीजिए आपकी, ये इनकी क्षमता है। तो जनता किस करवट, मतलब किस तरह से जाके वोटिंग करती है ये अलग बात है, लेकिन मुद्दे बहुत सारे हैं और बहुत जेन्युइन मुद्दे हैं जिन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, और सरकार फिर से जनता को जो है भावनात्मक मुद्दों पर उलझाने की कोशिश कर रही है। राजीव जी, बिल्कुल भावनात्मक मुद्दों पर उलझाने की कोशिश। और क्या ये भावनात्मक मुद्दों के बीच ये जो लाल टोपी है वो क्यों डरा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उनकी पार्टी को? वो गाना आपको याद है ना, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा? ये शायद उस गाना को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्यादा सुनते होंगे। उस जमाने का गाना आनंद बख्शी ने शायद इस गाने के बोल उनके थे।
तो जिन साथियों ने उस गाने को सुना होगा, पुराना प्रेम नगर या प्रेम क्या वो फिल्म, हाँ प्रेम नगर फिल्म का वो गाना है, जरूर सुनिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शायद वो लाल रंग ज्यादा, दिनेश जुयाल जी भी सुना करते होंगे उस गाने को। क्या दिनेश जी, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा? ये कार्यक्रम खत्म करने का समय हो गया है। 8:05 मैं देख रहा हूं और कब समय गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन आप लोग, आप चारों जुड़े, बहुत अच्छा लगा। दिनेश जी आपको बहुत धन्यवाद, अमिता जी आपको बहुत आपको धन्यवाद, राहुल जी आपको बहुत धन्यवाद और अमलेंदु जी आपको भी बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग जुड़े। और लेकिन लाल टोपी जो है उस पर नजरें रखिए कि आगे क्या कुछ होने वाला है, और कड़ी टक्कर ये लाल टोपी दे रही है, साफ दिखाई दे रहा है। इसीलिए बार बार, चाहे चचा जान हो, चाहे अब्बा जान हो, चाहे अखिलेश अली जिन्ना हो या कुछ और हो, शमशान कब्रिस्तान तक अभी हम नहीं आए हैं। वो 2017 की बात थी, क्योंकि अब वो दर्द देगा। क्योंकि जब जब शमशान कब्रिस्तान की आप बात करेंगे, हम कोरोना की बात छेड़ देंगे, हम जैसे विश्लेषक, और वहां पे वो दर्द देगा। लेकिन वो दर्द आगे ना आए आम जनता के लिए। कोरोना की तीसरी लहर से बचकर रहिए, ये भी एक संदेश है। मास्क लगाइए जरूर, मास्क पहनकर निकलिए और हाथ को साफ कीजिए, और साथ साथ दूरियां जो हैं वो बरकरार रखिए, बनाकर रहिए, ताकि आप बच पाएं। और जिन जिन लोगों ने झेला है कोरोना के उस सेकेंड लहर को, सेकेंड फेज को, वो बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि किस विषय में मैं बात कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आप चारों का कि आप जुड़े हमारे साथ, बहुत धन्यवाद। और आगे भी आप लोगों के विचार, आप लोगों के विश्लेषण सुनते रहेंगे, हम अपने दोस्तों साथियों तक पहुंचाते रहेंगे। हम यहां चर्चा कर रहे थे यही कि लाल टोपी से क्यों डर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और चर्चा में हमारे साथ जो चार साथी थे उन लोगों ने भी अपने अपने विचार, अपनी बातों को रखे, और साथ में अखिलेश यादव जो है कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और उनका साथ अब मिल गया है जयंत चौधरी को, को भी उनका साथ मिल गया है। यानी जयंत चौधरी और अखिलेश यादव दोनों आज एक साथ एक मंच पर, मेरठ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गढ़ कहा जाता है, और यह भी माना जाता है कि कल को अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य बना तो मेरठ उसकी राजधानी होगा। तो क्या आने वाले समय में वो तमाम बातें तो अलग हैं, लेकिन अभी जो बातें हम कर रहे हैं वो यही कि हमारे बहुत सारे साथी लगातार जुड़े हुए हैं। और मैं पढ़ रहा था, जब हमारे विश्लेषक जब अपने कमेंट कर रहे थे, आप लोगों के कमेंट को मैं पढ़ता जा रहा था, और बहुत अच्छी बात मुझे लगती है कि आप लोग बिना भटके हुए और मुद्दे पे अपनी बातों को रखते आ रहे थे। वही यहां दिखाई दे रहा है। अभी भी यूपी में मोदी जी एक बार और दोबारा आएंगे, ये मोहम्मद हुसैन लिख रहे हैं। प्रसाद महतो भी हैं हमारे साथ में, ओनली मोदी लिख रहे हैं। कामिल शेख भी हैं, फिर ओनली मोदी लिखना है इनका। फिर दीप सिंह कह रहे हैं भगवा गुंडे। फिर अजीत कुमार वोट ओनली फॉर योगी जी, अजीत कुमार जी लिख रहे हैं। फिर कायम खान लिख रहे हैं कि गुड इवनिंग सर, मैं भी आपको गुड इवनिंग कहता हूं। झक्कू अगाड़ी गुड नाइट लिख रहे हैं, आपको भी गुड नाइट। कुलविंदर संधू लिख रहे हैं वोटर्स को जाति और धर्म आधारित पार्टीज को वोट नहीं करना चाहिए, तभी देश को विकास और तरक्की करने वाली सरकारें मिलेंगी। जाति और धर्म से अलग हट करके अगर आप वोट करेंगे तो देश को तरक्की करने वाली सरकार तभी मिलेगी, विकास करने वाली सरकार मिलेगी। हरिओम जी हमें पंजाब से देखते हैं, सुनते हैं और लिख रहे हैं कि राजीव जी, ये लोग देश में बीजेपी कुछ बड़ा करने की सोच रही होगी, ताकि वोट बटोरने के लिए देश के लोगों को चौकन्ना रहना होगा। ये कहना है हरिओम जी का, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिद्धार्थ चौधरी भी हैं जो लिख रहे हैं आरएलडी जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद कह रहे हैं। इकबाल खान भी हमारे साथ में बने हुए हैं जो लिख रहे हैं राजीव भाई, ईवीएम का पाप आप लोग जनता के ऊपर डालकर पाप को हल्का कर रहे हैं। बीजेपी की रणनीति एमपी पैटर्न में यूपी हारेगी और बाद में अखिलेश को कमलनाथ बनाने वाली है, कह रहे हैं। लेकिन पहले बीजेपी को जीतेगी कि हारेगी वो आने दीजिए, उसके बाद देखेंगे। इकबाल भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हाँ, विश्लेषण आपका जो है वो बिल्कुल सही है। रफीक पूनावाला कह रहे हैं महंगाई इतनी बढ़ गई है, महंगाई पर बात नहीं करती बीजेपी की सरकार को सिर्फ अपनी कुर्सी की पड़ी है, जनता की फिक्र नहीं है। लेकिन जनता मूर्ख नहीं है, बेवकूफ नहीं है।
और समीम अंसारी सऊदी अरबिया से हैं हमारे साथ, और सरफुद्दीन अंसारी कह रहे हैं राजीव सर आप लोग देश को बचाना है, आप लोगों का बड़ा योगदान है। आपका भी योगदान है सरफुद्दीन अंसारी भाई, क्योंकि आप हमें देखते हैं, सुनते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। आप जैसे तमाम लोग जो हैं वो आप लोगों के कारण हम ये प्रोग्राम कर पाते हैं, इसलिए आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। ओम प्रकाश सारनाथ जी लिख रहे हैं कि मोदी सत्ता में कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के संकल्प लेकर आए थे, परंतु इन्होंने अपने लिए नोटबंदी, कोरोना काल में लोगों की हताशा और किसानों से मकड़ जाल बना लिया है कि भारत बीजेपी मुक्त हो जाएगा। जुबेर खान कह रहे हैं कि मोदी को डर लग रहा है अखिलेश यादव से। और इसी तरह कुलविंदर संधू भी हैं और बहुत सारे साथी जो जुड़े हुए हैं, लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं। जीतू हैं, रविंदर कुमार जी हैं। रविंदर कुमार जी कह रहे हैं कि आपका टाई भी लाल है, मोदी जी के लिए खतरा है। रविंद्र कुमार जी लाल रंग बहुत कई लोगों के लिए खतरे की घंटी तो होता ही है, लेकिन मैं टाई वो सोचकर नहीं पहना हूं भाई। रविंद्र कुमार जी आपने ध्यान दिया मेरी टाई पर, बहुत धन्यवाद आपको। फिर वालिदीन खान जी लिख रहे हैं कि भावनात्मक मुद्दों से बीजेपी जीतने की कोशिश कर रही है, लेकिन महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा भी कुछ मायने रखती हैं और बीजेपी इन मुद्दों से गौण हो रही है। बाकी डीवी लाइव के तो हम दीवाने हो गए। वालिदीन खान जी बहुत धन्यवाद, आप हमारे डीवी लाइव के दीवाने हो गए, हम आपके दीवाने हो गए कि आप हमें देखते हैं, सुनते हैं और लिखते हैं। इतनी अच्छी बातें आप लोग लिखते हैं तो हम तो दीवाने रहेंगे ही, बिल्कुल हो जाते हैं हम आपके दीवाने। प्रिया रंजन कुमार पांडे का लिखना है सर आपकी पत्रकारिता बहुत घटिया है। चलिए आप अपनी पत्रकारिता अच्छी रखिए और आप मुझे घटिया कह रहे हैं प्रिया रंजन कुमार पांडे जी, कोई बात नहीं। किसी को पसंद आता हूं, कोई कहता है कि दीवाने हो जाते हैं, कोई कहता है कि आप दुश्मन हो जाते हैं। तो दुश्मन भी, कुछ लोगों के दुश्मन भी सही, कुछ लोगों के दीवानगी भी सही, मतलब प्रेम भी और नफरत भी, सब कुछ इंसान हूं तो कहीं ना कहीं से नफरत भी पाऊंगा, कहीं से प्रेम भी पाऊंगा। प्रेम करने वाले लोग लेकिन ज्यादा हैं, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और आप जैसे नफरत करने वाले लोग थोड़े कम हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप भी कल को प्रेम करने लगेंगे, क्योंकि आप आए, लिखे और हम आपसे प्रेम करते हैं। आपकी बातों को हम पसंद करते हैं क्योंकि आपने लिखा है। और अपनी पत्रकारिता अच्छी करूं, घटिया ना रखूं, अच्छी करूं, इसकी कोशिश जरूर करूंगा। इतना जरूर प्रिय रंजन पांडे जी मैं कह रहा हूं कि इसकी कोशिश जरूर करूंगा कि अपनी पत्रकारिता आपके हिसाब से ना सही लेकिन घटिया ना रहे, इसकी कोशिश जरूर करूंगा। इकबाल खान जी कह रहे हैं कि सेंट्रल विस्टा पर मोदी जी का कॉन्फिडेंस के पीछे क्या रहस्य है, आप और तमाम मेहमान लोग थोड़ी रोशनी डालें। अब यह कार्यक्रम खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत जबरदस्त है, उसकी बात जरूर करूंगा। सेंट्रल विस्टा की चर्चा जरूर होगी आने वाले समय में, और जब पॉलिटिकल चर्चा हम करते ही हैं इस कार्यक्रम में, तो सेंट्रल विस्टा की चर्चा भी उसी के इर्द गिर्द है और वो हम करेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं इकबाल खान जी। और प्रसाद महतो भी हैं, बीजेपी लिख रहे हैं, अखिलेश यादव के नाम से भी है जो लिख रहे हैं जो भी आएगा किसानों को सताएगा। और फिर मुस्तफा लिख रहे हैं आपका चैनल बहुत ही अच्छा है। राजीव जी बहुत धन्यवाद आपको मुस्तफा भाई कि आप देखते हैं, सुनते हैं। और थल सेना गाजीपुर का लिखना है पूरा देश कब बिकेगा मोदी जी से पूछा जाए। और आसिफ खान MIM जिंदाबाद लिख रहे हैं। हनुमान मीना आप सच बोलते हो लिख रहे हैं, बहुत धन्यवाद, आप लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आरवी सिंह हैं, आई एम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट न्यूज। आरवी सिंह जी आप ऑस्ट्रेलिया से हमें देख रहे हैं, बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही जुड़िए और ऑस्ट्रेलिया में बाकी आपके जो और भी तमाम साथी हैं उनको भी जोड़िए और देखिए, अपनी बातों को रखिए। हम आपको हिंदुस्तान की खबरें जो है वो पहुंचाते रहेंगे, ये तो वादा है। और मुरारी पाठक भी हैं, गुड नाइट सर लिख रहे हैं। मुरारी पाठक भाई आपको भी गुड नाइट। और राजेंद्र परशुराम का लिख रहे हैं जनता मूर्ख नहीं है, सब समझते हैं बीजेपी की हालत यूपी में पतली है। सुरेंद्र यादव कह रहे हैं जो गठिया हैं वो दूसरे को घटिया कहते हैं। सुरेंद्र यादव जी का कहना है। आसिफ खान का कहना है MIM जिंदाबाद। वीना राठौर जी कह रही हैं, माफ करें, वंदना राठौर जी कह रही हैं थैंक यू, सॉन्ग इज गुड शो। राजीव जी गुड नाइट वंदना राठौर जी, आपको भी, आप देखी, जुड़ी, आपकी बातों को पहले भी मैं पढ़ रहा था, आप लिख रही थी, बहुत अच्छा लगा कि आप जुड़ी। अशोक सक्सेना जी कह रहे हैं लाल टोपी से जनता को काली टोपी RSS से, यानी कि ब्रैकेट में RSS से अब
यानी काली टोपी से अब जनता को डर लगने लगा है, कब कहां दगा कर दे। काली टोपी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इस बात को यहां लिख रहे हैं अशोक सक्सेना जी। बिल्कुल आपने याद दिलाया, ध्यान हमारा भी उस ओर दिलाया है। आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूं अशोक सक्सेना जी, बहुत धन्यवाद कहता हूं कि काली टोपी का भी जिक्र आप कर ही डाले। और फिर हरिओम जी कह रहे हैं कि आप इस कमेंट को दिल से मत लेना, आपको प्यार करने वाले बहुत हैं। हरिओम भाई, आप जैसे लोग हैं, प्यार करते हैं, इससे दिल से मैं कुछ नहीं लेता हूं, सीखता हूं। यहां बैठ करके अगर कोई बुरा कहता है तो सीखने की कोशिश करता हूं। और उसके अलावा डाटा साइंस भी हमारे साथ में प्रसाद महतो, जय श्री राम लिख रहे हैं। अमन राजभर लिख रहे हैं मैं आपका फैन हो गया भाई। अमन राजभर भाई, मैं भी आपका फैन हो गया हूं कि आप लिख रहे हैं। रवि कुमार लिख रहे हैं डीवी लाइव टीम ग्रेट है। शंकर दास कर रहे हैं अरे सर मेरा नाम भी ले लो क्योंकि मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूं और अगर बीजेपी को डर है तो सिर्फ यूपी हार गया मोदी, लिख रहे हैं शंकर दास जी। और शंकर दास जी, बहुत धन्यवाद देता हूं आपको, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ, अपनी बातों को रख रहे हैं। अनवर खान भी हैं, सोहेल भी हैं हमारे साथ में, किसान नंबर 1 भी हमारे साथ में है। सोहेल लिख रहे हैं हेलो सर गुड नाइट, आपको भी गुड नाइट। अनवर खान हाय लिख रहे हैं। किसान नंबर 1 लिख रहे हैं एनटीपीसी एसएससी ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा। यही बात तो हम कर रहे हैं कि एग्जाम नहीं लेते और जो एग्जाम दे करके जिनकी नौकरियां हो गई हैं उनको नौकरी के लिए अभी तक आप इनविटेशन जो है वो नहीं दे रहे हैं, तो आखिर क्या कर रहे हैं। बेरोजगारों को रोजगार कब देंगे मोदी जी, ये सवाल हम भी बार बार पूछ रहे हैं। और बेरोजगारों को रोजगार अगर राज्य सरकार हैं तो वो कब देंगी, लेकिन साथ साथ सरकारी नौकरियां इतनी खत्म होती जा रही हैं, प्राइवेट चीजें आप सरकारी जो संपत्तियां हैं उसको निजी हाथों में, प्राइवेट हाथों में डाले जा रहे हैं। कल को क्या होगा इस देश का, इसी की चिंता हम भी यहां करते हैं दोस्त। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही सवाल पूछ रहे हैं। और वीरेंद्र 1546 यादा लिख रहे हैं ओनली समाजवादी जय अखिलेश। कमिल शेख भी हमारे साथ में हैं। और मोहम्मद यासीन, मोहम्मद वाई के नाम से राजीव जी, लॉन्ग लाइव लाल टोपी इज वेरी फाइन, आई लव यू एंड योर डिबेट। मोहम्मद यासीन, बहुत धन्यवाद मोहम्मद यासीन जी आपको, हम भी आप सबको प्यार करते हैं। और ताज मलाली बरभुइया लिख रहे हैं कि आपका चैनल सच को दिखाता है। बहुत धन्यवाद ताज मलाली बरभुइया जी की, आप देखते हैं, भरोसा रखते हैं आप हम पे, हम आपके भरोसे को तोड़ेंगे नहीं। आप याद रखिए कि आपके भरोसे पे हम भी खरे उतरेंगे। और मोहम्मद हुसैन है, कह रहे हैं सर मोदी जी एक बार और पुलवामा द्वारा करवाएंगे, ये सब ना हो, पुलवामा द्वारा आएंगे। पुलवामा जैसी घटना अब इस देश में ना घटे, इसी की हम कामना करते हैं, ऐसी घटना ना घटे। मनीष यादव भी हैं, ओनली रोजगार कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई मनीष यादव जी, ओनली रोजगार। और रोजगार नहीं तो फिर कैसे जीवन कैसे चलेगा, जिंदगी कैसे चलेगी। इसलिए जिंदगी की गाड़ी को आगे खींचना है तो पढ़ लिख गए तो अब रोजगार तो चाहिए, और रोजगार तो मांगना सरकार से हमारा हक बनता है। इसलिए रोजगार मांगिए, बिल्कुल डंके की चोट पर मांगिए, और जो आपकी बात ना सुने उससे छीन लीजिए, छीनने की कोशिश कीजिए। इस देश में युवाओं ने कई आंदोलन खड़े किए हैं, आप भी कीजिए, और हम आपके साथ हैं। आपके हर बात, आपकी हर बात को जनता तक पहुंचाने के लिए, हुक्मरानों तक पहुंचाने के लिए हम तैयार बैठे हुए हैं। हमारा काम यही है। अमन राजभर, आपका सर्वे बहुत अच्छा था, कह रहे हैं अमन राजभर जी। अभी हमारा सर्वे का काम फिर से चल रहा है, इस महीने के आखिर में फिर नया सर्वे हम लेकर आएंगे आप लोगों के बीच। वो काम लगातार चल रहा है और तब तक चलेगा जब तक कि चुनाव की घोषणा ना हो जाए, और चुनाव के बाद भी हम आप तक पहुंचाएंगे सर्वे। हर महीने की आखिरी शनिवार को, हर महीने के आखिरी शनिवार, और शनिवार की तारीख इस बार 25 तारीख है, क्रिसमस है, उस दिन हम आपके सामने लेकर आएंगे इस महीने का सर्वे। तो आप उस दिन भी जुड़िए हमारे साथ। और ऐसे बहुत सारे साथी, कुछ लोगों के नाम हो सकता है कि छूट गए होंगे। अरुण कुमार पांडे लिख रहे हैं आप पहले बोलना सीखिए। पांडे जी अब ठीक है, कोशिश करेंगे कि बोलना सीख लें। कामिल शेख हैं, राजीव जी लाल टाई के सेम सामने भी हूं,
उसके अलावा मोहन लाल भी हैं। अरुण कुमार पांडे जी बोलना सिखा दें, बहुत अच्छी बात है, कोशिश करूंगा कि बोलना सीखूं। फिर वंदना राठौर जी कह रहे हैं कि ढेर सारा प्रेम और स्नेह डीवी लाइव टीम को, आपका साथ आपके साथ राजीव जी, बहुत धन्यवाद वंदना राठौर जी आपको। मनीष यादव जी कह रहे हैं कि अगर सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाएंगी। याद कीजिए किसने कहा था, ये बहुत सही बात आप यहां कह रहे हैं मनीष यादव जी। और ये बार बार इस बात को याद, इस सेंटेंस को लोग याद करते हैं। राम मनोहर लोहिया जी की बात कैसे आप भूल सकते हैं। और जब लोहिया की बात आती है तो समाजवाद की बात आएगी ही। और समाजवाद जो है वो राजनीति से अलग हट करके अगर सोचें तो वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और इसलिए कह रहे हैं मनीष यादव की अगर सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाएंगी। बहुत सही कहा आपने। थल सेना गाजीपुर का कहना है, थल सेना गाजीपुर कह रहे हैं कि अकेला एक ही शेर है जिसको हराने के लिए पूरे बीजेपी के लोग खड़े हैं, जय अखिलेश। और उबैदुल्लाह खान नमस्कार सर जी लिख रहे हैं। आसिफ खान MIM जिंदाबाद कह रहे हैं। और नीरज निजामुद्दीन सलमानी लिख रहे हैं समाजवादी पार्टी। और रवि कुमार राजीव जी ये अंधभक्त है लिख रहे हैं। कोई बात नहीं रवि जी, मैं तो समझ रहा हूं, लेकिन फिर भी जो लोग लिखते हैं चाहता हूं कि उनकी बातों को पढूं। और नूर राइज लिख रहे हैं मैं आपका चैनल सच दिखाता है। बहुत धन्यवाद नूर राइज, आप हमें देखते हैं ऐसे ही। प्रसाद महतो सर जी, वसीम रिजवी त्यागी को धर्म परिवर्तन करना पड़ा, प्रसाद महतो जी कह रहे हैं। जी कल हम लोगों ने उन पे प्रोग्राम भी किया था, कल का जो हमारा 7 बजे का ये शो था उसमें। इकबाल खान लिख रहे हैं जाहिर बात है बारूद संसद में है तो फुलझड़ियां तो यहां वहां भी होंगी पांडे जी, इसलिए आप राजीव सर को बात करना सिखा रहे हैं। और इकबाल खान कह रहे हैं ये बात। और फिर वीरेंद्र 1546 यादव लिख रहे हैं कि डीवी लाइव विश्वसनीय चैनल, बीजेपी मुक्त भारत लिख रहे हैं। उमेश जन्नू लिख रहे हैं कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। तेज प्रताप यादव सर महीने में 2 बार सर्वे कराइए, आगे कोशिश करेंगे। जनवरी महीने से हम लोग कोशिश करेंगे हर 15 दिन पे सर्वे लेकर आए, लेकिन इस महीने हमारा सर्वे इस महीने के आखिर में ही आएगा, आखिरी शनिवार यानी कि 25 दिसंबर को हम आपके सामने सर्वे लेकर के आएंगे। हमारी टीम उस पर काम कर रही है लगातार। और साहित्यकार BS गुंबर जी आप बहुत देर बाद दिखाई दे रहे हैं। और आप BS गुंबर जी कह रहे हैं कि बीजेपी भीतर तक बुरी तरह से डरी हुई है, इसी वजह से ऊल जुलूल बातें करती है। समय करवट अवश्य बदलेगा, नई सुबह जरूर आएगी कह रहे हैं। और डीवी लाइव तो हमें नागरिक के तौर पर जिंदा होने का एहसास करा देता है, वरना जनता की यहां कौन सुनता है, इकबाल खान लिख रहे हैं। मोहम्मद हुसैन लिख रहे हैं सर आपके चैनल पर अंधभक्त भी आते हैं, बहुत जरूरी है कि हर तरह के लोग आए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सूरज सिंह जी कह रहे हैं बीजेपी 2022 में 300 प्लस। और दिव्यांश कह रहे हैं ओनली बीजेपी। इसी तरह बहुत सारे साथी, उमेश जानू भी, फिर कामेश्वर दयाल कह रहे हैं राजीव जी आप अपने चैनल पर जो डिबेट करते हैं वो डिबेट सही है कि कल तक तो जनता जानती है कि आप अपने चैनल को दिए गए हैं वही। कामेश्वर दयाल जी का लिखना है ये। उमेश जानू, प्रियंका गांधी जिंदाबाद लिख रहे हैं। और इसी तरह अब कार्यक्रम को खत्म करने की इजाजत चाहूंगा। मेहर आलम आपकी पत्रकारिता साफ सुथरी है कह रहे हैं। अशफाक रजा अट्टारी कह रहे हैं कि सर इस वक्त कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में क्या पोजीशन है। कांग्रेस पार्टी जो है बहुत मजबूती के साथ इस वक्त लड़ रही है, लेकिन उस कांग्रेस पार्टी से ज्यादा मजबूत समाजवादी पार्टी दिखाई देती है, जो हमारे सर्वे में आ रहा है वही बात आपको कह रहा हूं। लेकिन तीसरे और चौथे नंबर पर यानी बसपा और कांग्रेस के बीच जबरदस्त फाइट यहां दिखाई दे रही है। आगे क्या कुछ होगा, प्रियंका गांधी और कितना एग्रेसिव होती हैं, कांग्रेस के प्रति लोगों का विश्वास और कितना बढ़ता है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन एक तरफा यहां पर फाइट करती देती हुई दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी। और इसलिए जो बात है आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सुनील कुमार 400 प्लस लिख रहे हैं। राजू हुसैन कांग्रेस 300 प्लस सीट लिख रहे हैं। दिलशाद रावल कह रहे हैं गुड राहुल जी। फिर राकेश कुमार यादव हैं। विनोद शाक्या भी हमारे साथ में। इमाम अंसारी हैं। मोहम्मद मोइनुद्दीन हैं। राजीव यादव, सुनील कुमार, सचिन प्रधान, बाबा तो गया लिख रहे हैं। एस यादव लिख रहे हैं IT सेल का बंदा आज घुसी आया। और रिफ्लेक्स OP फैन क्लब लिख रहे हैं
बीजेपी बाय बाय, फिर इसी तरह अहद खान भी हमारे साथ, तो रिफ्लेक्स ओपी फैन बीजेपी बाय बाय, और उसे उबैदुल्लाह खान लिख रहे हैं बंगाल की तरह यूपी में भी एक शेर को हराने के लिए बीजेपी को पूरी टीम मैदान में लानी पड़ी। और थल सेना गाजीपुर लिख रहे हैं कि आर्मी की भर्ती करवाने में कोरोना पकड़ लेगा लेकिन मोदी की रैली में नहीं। वाह, ये मोदी जी युवाओं के साथ खेलना बंद करिए, ये लिख रहे हैं थल सेना गाजीपुर, इनका लिखना है। और बिल्कुल सही कि रैलियों के लिए ये सवाल तो उठता ही, वाजिब सवाल आपने किया है यहां पर कि रैलियों के लिए कोई कोरोना नहीं है लेकिन बाकी चीजों के लिए यहां कोरोना है, आखिर क्यों? ये सवाल तो है और बहुत सही आप कह रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आते रहेंगे और आप सब अपनी बातों को रखते हैं यहाँ पे, अच्छा लगता है दोस्तों। राजेंद्र पाल भी हैं, मोहम्मद निजाम भी हैं, अमन राजभर भी हमारे साथ हैं, और प्रसाद महतो भी हैं, राकेश कुमार यादव हैं, और कुंदन प्राइम टाइम लिख रहे हैं कि मोदी जी को हारने वाले हैं इसलिए लाल टोपी वाले से डर रहे हैं। और सफीक खान भी और मैक खान भी आपके चैनल से आर्मी के लोग बनकर ठगी कर रहे हैं, इस बात की भी आप घोषणा कर दीजिए कि फ्रॉडों से बचें, फौजी बनकर ये OLX पर लोड करते हैं या राजस्थान के बंदे हैं जितने भी, तो ये बातें भी हैं सब अपने। देखिए सोशल मीडिया पे या साइबर क्राइम, ये एक अलग तरह की चीजें आजकल चल भी रही हैं, ये सबको बचने की जरूरत है। आप सही बात लिख रहे हैं और सबको बचने की जरूरत है, और इसके लिए आपको खुद तैयार रहना पड़ेगा और ये बहुत जरूरी है दोस्तों। सचिन प्रधान भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, कोरोना की फर्जी रिपोर्ट की बात ये कर रहे हैं, और अली असगर भी हैं हमारे साथ में। अमन राजभर लिख रहे हैं कि सर ओम प्रकाश राजभर जी का पूर्वांचल में कितना पकड़ है, प्लीज बताओ सर। अमन राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर जी की पकड़ बहुत मजबूत है, और आपको बता दूं कि ओम प्रकाश राजभर अपने राजभर जो पूरा का पूरा जो एक कम्युनिटी जो है उसमें काफी मजबूत हैं, और वो इस बार समाजवादी पार्टी को जबरदस्त फायदा पहुंचाएंगे, ये तय मानिए अमन राजभर जी जो आप सवाल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सर्वे में भी ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। पूर्वांचल में जबरदस्त रिएक्शन है समाजवादी पार्टी के साथ जाने का। दिलशाद रावल जी भी हैं, गुडराजी जी कह रहे हैं, राकेश कुमार यादव खेला होई अब की रेला होई लिख रहे हैं, सूरज सिंह भी हैं, और फिर तेज प्रताप यादव। सब थोड़ा संभल कर रहिएगा, आईटी आपके ऊपर भी लग जाएगी। और फिर परमेश्वरी यादव, जय अखिलेश लिख रहे हैं, और सत्यबोधा बागल लिख रहे हैं लाल टोपी हटाओ देश बचाओ। और मोहम्मद प्रसाद महतो, आएगा तो मोदी योगी। मोहम्मद मुसीद भी हमारे साथ में हैं, प्रदीप कुमार भी हमारे साथ में हैं। और अब ऐसे ही तमाम दोस्तों, अब आप लोगों से विदा लेता हूं। कल शाम 7 बजे फिर आपसे मुखातिब होऊंगा, तब तक मुझे दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए हमारे दूसरे कार्यक्रमों के साथ। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।